अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कौसर खान। आज एक मुकम्मल नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है चांद की ओट से। राइटर नौशीन फयाज। तो फिर सुनिए। ये ठीक है कि मोहब्बत एक मौजज़ा है, लेकिन ऐसी मोहब्बत वो भी इस दौर में आज भी होती है, वहाँ जहाँ गुजरे ज़मानों की रिवायतें आज भी जिंदा हैं, जहाँ के दिन इतने तवील हैं कि सारे काम निपटा कर इतना वक्त होता है कि गली मोहल्ले की औरतें एक दूसरे के लिए साग मेथी बनाने की खातिर मिल बैठती हैं, जहाँ हर दोपहर जामन के पेड़ तले सिपारा पढ़ने के लिए बच्चे कतार दर कतार बैठे होते हैं, जहाँ घर के बड़े बुजुर्गों के डांट को बेइज्जती नहीं समझा जाता, जहाँ की लड़कियाँ आज भी सर पर दुपट्टे को इज्जत समझती हैं, और जहाँ फसी हैदर अपने $1,000,000 हार्ट के साथ बसता है। लेकिन इस $1,000,000 हार्ट वाले के पास $1,000,000 तो क्या, मिलियन पाकिस्तानी नोट भी नहीं। अगर इसके पास कुछ था तो वो थी 3 बहनों की जिम्मेदारी, वो भी सिर्फ खिलाने पिलाने पढ़ाने या ब्याहने की नहीं, बल्कि इन्हें खुश रखने की भी। तभी तो अम्मा के साथ साथ बहनें भी सर के दुपट्टे हाथों पर फैला फैला कर इसके लिए दुआएं करती नहीं थकती थीं। वो बहनों का मान था तो माँ के कलेजे की ठंडक, और बाप का बाजू, अब्बा का सब्जी का ठेला उठवाकर इसने घर की बैठक में परचून की दुकान डलवा दी थी कि अब्बा पर काम का बोझ भी ना हो और दिल भी लगा रहे। घर के खर्चे का बोझ कंधों पर लिए इसने B.Com की डिग्री उठाकर अम्मा के जहेज के साल खोलदा ट्रंक में जलतार कपड़ों के सबसे नीचे रख दी थी। अब भला वो कब तक इस डिग्री को हाथों में लिए नौकरी के लिए दर दर भटकता फिरता। वो किस्तों पर लिया हुआ रिक्शा चलाता था, और इस रिक्शे के साथ इस सब की जिंदगी की गाड़ी चलती थी। सांवली रंगत के साथ मुनासिब कद काठ और आंखों में हया वाला फसी, देखने में इतना खास कि अगर दिल की ख्वाहिश मचल कर जुबान पर आ जाए तो एक बार तो आसमान वाला भी चांद उठाकर इसके कमरे की खिड़की पे रख दे। जिस शख्स के लिए मौजज़ा हो जाए वो आम तो नहीं हो सकता ना। दिन के पहले पहर बारिश होने के बाद धूप भी अच्छी थी, जिसकी वजह से शाम में माल रोड की बत्तियां मामूल से ज़्यादा रोशन नजर आ रही थी। हर मंजर निखरा हुआ शफाफ था। ये इसकी आज की आखिरी सवारी थी। इसके बाद अगर कोई इसे बड़ी से बड़ी रकम की पेशकश भी करता तो वो लालच में आए बगैर घर जाने को तरजीह देता। ये इसका अपना बनाया हुआ असूल था। वो घर तड़के उठकर रिक्शा निकालता था तो शाम ढलते ही घर लौटा भी था। ये इसकी कनात थी कि जहाँ दूसरे रिक्शा ड्राइवर रोते नजर आते, वहीं वो शुक्र अदा करते नहीं थकता था। मुख्तलिफ रास्तों से होते सवारी को इसके मतलूबा मंजिल पर पहुंचाकर वो इसके दिए गए पैसे गिनती कर रहा था कि अचानक कोई उजलत में आकर इसके रिक्शे में चढ़कर बैठ गया। इसने गर्दन पीछे घुमाकर देखा, सियाह चादर में लिपटी वो कोई खातून थी। तजब्जब के आलम में इसने पैसे जेब में डाले, इस खातून की तरफ मुतवज्जा हुआ। ऐसे पहली बार हुआ था कि आखिरी सवारी आखिरी नहीं हुई थी। चलें, निस्वानी मुलायम आवाज पर इसने रिक्शा स्टार्ट किया। वो इससे क्या कहना चाहता था कि अब वो कहीं नहीं जाना चाहता। इसे अब घर जाना है, जहाँ इसके घर वाले इसके मुंतजिर थे। इसके बावजूद इसने कुछ नहीं कहा। एक तो वो औरत जात, फिर वो थी अकेली। रात का पहला पहर, जाने किस हंगामी सूरत से वास्ता पड़ा था। कहाँ जाना है? सड़क पर नजर जमाते इसने पूछा, आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? आवाज की लर्जिश पर इसने पहले गौर नहीं किया था, या शायद अब मदद का पूछते इसकी आवाज कांपी थी। कर सका तो जरूर। मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ सुकून से मर सकूं। वो बेसाख्ता मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट तंजिया या मजाक उड़ाती हुई नहीं थी, बल्कि ये तो एक सादा सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी बच्चे की मासूमियत पर बेसाख्ता हंसी आ जाए। खुदकुशी हराम है, और सुकून तो हराम के एक निवाले के बाद जिंदगी में भी नहीं रहता। और आप तो हराम मौत मरना चाहती हैं, वो भी सुकून से। जिंदगी का लम्हा लम्हा हराम करके जीने से बेहतर चंद लम्हों में तमाम मुश्किलें आसान कर देने वाली मौत नहीं। फसी जान गया था कि सवाल नहीं, वो शायद रोने लगी थी। हवा भी इसकी आवाज जैसी भीगी हुई थी। इसने कभी खवातीन सवारी की तरफ एक से दूसरी बार नहीं देखा था। आज के दिन इसने अपना दूसरा असूल इस लड़की के लिए तोड़ा था। इसने शीशे में पीछे देखा। इस लड़की ने नकाब के साथ अपनी आंखें तक छुपा रखी थी। एक तो नाकाफी रोशनी, दूसरा इसका कसा हुआ नकाब। वो कुछ देखकर अंदाजा नहीं कर पाया। मेरा मानना है मौत तो हलाल भी जिंदगी से बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन एक औरत के लिए मौत हलाल हो जाती है जब बात इसकी इज्जत पर आ जाए। अपनी बात की संगीनी का एहसास होते फौरन खामोश हो गई थी। रात गहरी और गहरी होती जा रही थी।
चंद लम्हों तक साइलेंसर लगे रिक्शे के बाहर ट्रैफिक का शोर सुनाई देता रहा। वो दोनों चुप थे। आप मेरे घर चलेंगी? इसने सोच विचार में वक्त नहीं गंवाया। मेरे घर में मेरे अम्मा अब्बा 3 बहनें हैं। आपको और कुछ दे सके या ना, इज्जत दे सके ज़रूर देंगे। इसने अपनी बात की वजाहत दी कि कहीं वो कुछ और ना समझ ले। आपके घर वाले क्या सोचेंगे? कुछ देर बाद वो बोली तो फसीह ने रिक्शे को घर के रास्ते पर डाल दिया। वो इसके साथ जाने पर राजी थी। जानने के लिए मजीद किसी सवाल की ज़रूरत नहीं थी। रिक्शा पसमानदा इलाके की एक कदरे चौड़ी गली में दाखिल होकर लकड़ी के साल खोरदा दरवाजे पर जा रुका। इसने हारन दिया। चंद सेकंड बाद दरवाज़ा खुल गया। एक 12-13 साल की बच्ची सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। इसने फसीह को सलाम किया। मेरे साथ मेहमान है, इन्हें अंदर छोड़कर आओ और मेरी बात सुनो। फसीह ने इस लड़की से कहा रिक्शे की तरफ मुड़ा, आप अंदर चली जाएं। तो ये थी इसकी मंजिल। सरसरी नज़र डालकर इसने गिरदोपेश का जायजा लिया। बिना प्लस्तर के एक तवील दीवार थी जिस पर कोई बेल चढ़ी हुई थी। इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जाने कब तक यहाँ रहना पड़े। मगर यह था कि सर छुपाने को वक्ती तौर पर ही सही। छत मिल गई थी, जर्द पत्ते की तरह कांपती हुई। वो इस दहलीज को पार करके अंदर दाखिल हुई। फसीह रिक्शा अंदर करके हस्बे मामूल अम्मा और अब्बा के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब तक सामिया इसे कमरे में छोड़ कर आई, मुख्तसर इन्हें इसके बारे में बता चुका था। आजकल के हालात ठीक नहीं। कल को अगर कोई मसला हो गया तो अम्मा अपना खदशा जुबान पर ले आई। अम्मा वही तो मैं कह रहा हूँ, आजकल के हालात ठीक नहीं। ऐसे में एक लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। वैसे आप ही तो कहती हैं नेकी ज़ाया नहीं की जाती। जब हम एक लड़की की इज्जत का एहसास कर रहे हैं तो अल्लाह पाक हमारे साथ क्यों कुछ बुरा करेगा। कह तो वो ठीक रहा था। सामिया बहन से कहो जाकर इसे खाना पानी दे और इसके लिए बिस्तर लगा दे। वो खामोशी से हुक्म की तामील के लिए वापस चली गई। मैं इससे बात करके इसके हालात और घर बात का पता मालूम कर दूंगी। फिर तुम इसके घर वालों को ढूंढ लाना। बस कर दे भलिए लोग के अभी कोई 4 दिन इसे सुकून करने दे। जाने किन हालात में घर से निकली है। अब्बा ने टोका। फसीह ने नपे तुले अंदाज में इस लड़की के घर छोड़ने के पीछे इसका मकसद बता दिया था कि वो घर से खुदकुशी करने निकली थी। खुदकुशी बिला वजह तो नहीं की जाती ना। इसी वजह से अब्बा ने अम्मा को मोहतात रहने की ताकीद की थी। रात के खाने के बाद ईशा की नमाज पढ़कर शमसा और नूरिया अपनी अपनी किताबें उठाई इसके पास पढ़ने आ बैठी। भाया कौन है ये? बताया तो था मेहमान है। तुम लोग उल्टे सीधे सवाल पूछकर परेशान मत करना, ठीक है? शमसा पानी का एक गिलास ले और नूरिया तुम यहाँ से पढ़ना शुरू करो। वैसे भाया ये है कितनी प्यारी। नूरिया ने रुक कर पूछा तो इसने अब्रू सुकेड़ कर नाराजी का इजहार किया। वो दोबारा सबक पढ़ने लगी। फसीह FM पर चलने वाले गाने के बोल सुनकर कॉलेज के हिस्से में ही पहुंच गया जहां सियाह जीन्स पर ढीली ढाली शर्ट में कंधों से जरा नीचे आते बालों को झटकते दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। आंखें रूह का आईना होती हैं और इस वक्त अंदर के भांबड़ का पता दे रहे थे। सारी रात सुकड़ सिमट कर एक ही जगह लेटे। ठीक से नींद भी नहीं आई और सुबह जाने किस वक्त इसकी आंख लग गई। इसने लिहाफ से मुंह निकाल कर देखा। बड़ा सा कमरा। इस वक्त इसके अलावा किसी दूसरे जी नफ्स से खाली था। पीछे हुई चारपाइयाँ भी उठाई जा चुकी थी। बिस्तर जस्त की एक बड़ी पेटी पर तह दर तह रखे हुए थे। लिहाफ उतार कर वो उठ बैठी। घड़ी की सुइयां 11 से कुछ आगे थी। इसकी समझ में नहीं आया कि वो यहीं बैठी रहे या उठकर बाहर निकल जाए। एक तो इसने गुजरी दोपहर का खाना खाया हुआ था। रात इसके मेज़बानों ने खाना अगर उसके सामने रखा, मगर वो इस कदर खौफजदा परेशान थे कि एक निवाला भी नहीं ले सकी। और इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था भूख से इसकी जान निकल जाएगी। शमसा किसी काम से अंदर आई से जागता पाया। इसे गुसल खाने का दरवाज़ा दिखाकर शमसा इसके लिए नाश्ते का इंतज़ाम करने चली गई। गुसल खाने से कमरे तक के रास्ते में इसने सर उठाकर देखा। एक तवील कच्चा सहन था जिसमें धरेक और जामन के 2 पेड़ लगे थे। कुछ छोटे छोटे पौधे भी थे। 2-3 बड़े बड़े कमरे एक तरफ थे जिनके आगे बड़ा सा बरामदा था। 2 कमरे एक तरफ थे जिनमें से एक में इसने रात गुजारी थी। इसके आगे भी एक मुख्तसर सा बरामदा था। कमरे में वापस आकर खाने का इंतजार करने लगी। रात ठीक से नींद नहीं आई। अम्मा कमरे में दाखिल हुई तो इनके हाथ में कढ़ाई वाला फ्रेम था। इन्हें शमसा ने इसके उठने का बताया था। नहीं, ठीक नींद आई थी। इसने आहिस्तगी से झूठ बोला। ना बेटी ना, ऐसे बेजरर मामलात में झूठ नहीं बोला करते। सच कहूँ तो फिक्र से मुझे भी पूरी रात नींद ही नहीं आई। सादगी से कहती वो सतरंगी धागे से कपड़े पर छपे फूल पर टांके भरने लगी। बेटा मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या गुजरा और कैसे, बस इतना बता दो हम गरीब लोग हैं।
और हमारे पास बस इज्जत ही है। हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम हमें बेइज्जत ना करना। बाकी किसी शय की फिक्र ना करना। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, कोई बात हो तो मुझसे कर लेना, ठीक है। इनके इस्तफसार पर इसने इस बात में सर हिला दिया। शमसा नाश्ता ले आई थी, पराठे और साथ में रात का बचा सालन था। इतने भारी नाश्ते का तो इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। शिद्दत की भूख होने के बावजूद इसने बमुश्किल एक पराठा ख़त्म किया। तुम्हारा नाम क्या है? नूरिया अभी कमरे में आई थी, वो खामोश बैठी रही। सबा आहिस्ता से कहकर सर झुका लिया। चलो अब उठकर काम देखो। क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? अम्मा ने इसे वहीं विराजमान देखकर आंख से इशारा किया। जा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। बुकरम लेने आई थी अंदर। तुम भी उठकर बाहर चलो, दिल बहल जाएगा। फ्रेम उठाकर वो उठ खड़ी हुई। इसने चारपाई के नीचे पड़ा अपना बैग पैर के साथ मजीद नीचे किया। बड़ी सी चादर लपेटते इनके पीछे बाहर निकल गई। पक्के फर्श वाले बरामदे में दोहरी तहरी करके एक खस्ताल दरी बिछाकर सामने सिलाई मशीन रखकर नूरिया मशीन पर झुकी हुई थी। इसे देखकर एक लहजे के लिए सर उठाया, फिर सर झटक कर दोबारा मशीन पर झुक गई। अच्छे लिबास के शौक ने इसे एक बेहतरीन दर्जन बना दिया था। शमसा सहन के कोने में छप्पर के नीचे बर्तन धो रही थी। सामिया जामन के दरख्त के नीचे झाड़ू लगा रही थी। सबा अम्मा के साथ ही लकड़ी के मोटे पायों वाली बांध की मतरोक चारपाई के किनारे पर टिक गई। शमसा, तेरे अब्बा साग लेकर आई या नहीं? अब्बा गए हुए हैं। फसी को साग बहुत पसंद है, इसलिए सोचा जाते मौसम में एक बार पका दूं। अगले साल या किस्मत या नसीब, क्या पता मैं रहूं ना रहूं। अल्लाह लंबी उम्र करे। पता नहीं कैसे इसके लबों से फिसला था। अम्मा नरमी से मुस्कुराई। तुम्हारी माँ कैसे साग पकाती है? अम्मा की बात पर इसके होंठ भींच गए। मुझे नहीं पता। बड़ी दिक्कत से इसने इससे लफ्जी जुमला अदा किया था। अच्छा, तुम आज मेरे हाथ का साग खाकर बताना तुम्हें कैसा लगा। वैसे माँ के हाथ की तो स्वाबी औलाद के लिए मनोसलवा होती है। फिर मुस्कुराई। थोड़ी देर में अब्बा साग ले आए तो अम्मा के साथ मिलकर सारी बहनें साग बनाने लगी। इसे हैरत हो रही थी। छोटी सी सामिया भी बड़ी महारत से कच्चे डंठल पकड़कर हरे पत्ते अलग तरतीब से लगाती अम्मा के हाथ में देती जा रही थी और अम्मा बर्क रफ्तारी से काट काट कर ढेर लगाती जा रही थी। शमसा ने जब तक साग धोया, अम्मा मिट्टी की हांडी चूल्हे पर चढ़ा चुकी थी और इसके साथ ही मकई का आटा गूंद रही थी। इसके लिए सारी तैयारी बड़ी दिलचस्प थी। इससे पहले इसने साग गोश्त का पक्का बॉयल ही डाइनिंग टेबल पर देखा था। तो मकई की रोटी खा लोगी? तुम्हारे लिए गंदम के आटे की रोटी बनाएं। जो तुम लोग खाओगे वही खा लूंगी। मेरा मतलब है तुम शौक से खाती हो। बता दो, अगर चावल खाने वो भी बन जाएंगे, कोई मसला नहीं। नहीं, मकई की रोटी ठीक है। कहने को तो इसने कह दिया था, वरना मकई की रोटी का तो इसे जायका भी मालूम नहीं था। जायका तो इसे साग का भी पता नहीं था। घर में कुक के हाथों बेतवज्जही से बनने वाला बेजायका खाना जिंदगी में खुराक की जरूरत तो पूरी करता था। शौक वाली कोई बात नहीं थी। इस रात लहसुन और जीरे के भगार वाले साग पर पिघलता मक्खन, मकई की रोटी की खुशबू ने इसे एक नए जायके से मुतारफ करवाया था। इसे खुद दिल में ही हुआ कितनी रोटी खा चुकी है। कैसा लगा साग? अम्मा के पूछने पर जुबान से तारीफ में कुछ नहीं कह सकी। अलबत्ता इसकी भीगी आंखों ने भरपूर इसके जज्बात का इजहार किया था। गर्मियों की इस तपती दोपहर तसल्ली से लाउंज में सिंगल सोफे गोद में फैशन मैगजीन लिए बैठी थी। फरी घर में नहीं थे। किसी भी वक्त इसकी वापसी हो सकती थी। यहाँ से कम से कम इसके आने का पता तो हो सकता था। वो इसके अंदर आने तक आराम से मैगजीन छुपा सकती थी। प्यास महसूस होने पर इसने मैगजीन हाथ में फोल्ड किया, फ्रिज से जूस निकालकर वापस इसी जगह बैठी। अभी इसने जूस का पहला घूंट ही भरा था, किसी ने पीछे से इसका मैगजीन खींच लिया। जूस का गिलास इसके हाथ से गिरकर कालीन भिगो गया और इसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो जानती थी कि इसकी शामत आ चुकी थी। इसके जूस लाने तक वो बाहर से अंदर आ चुकी थी। वाह, फैशन मैगजीन! तो अब मिस नज़ी फैशन मैगजीन से देख देख कर फैशन करेंगी और मुझे पीछे छोड़ देंगी। वो अब इसके सामने खड़ी थी और नुज़हत मुजरिम बनकर अपनी जगह जम गई थी। नहीं, प्लीज जुल्म मत करना। मेरे चाहने वाले मर जाएंगे, मेरे फैंस मुझसे बिछड़ जाएंगे। मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं मर जाऊंगी नज़ी, ऐसा मत करना प्लीज। अदाकारी के मैदान में कितना नाम कमा सकती थी फरी अपनी बेइज्जती से नजर चुराकर नुज़हत ने सोचा। मुझे हैरत होती है तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मैं चलता फिरता फैशन आइकॉन तुम्हारे सामने हूँ। तुम इन मैगजीन से सीखोगी। वैसे भी ये गॉड गिफ्टेड शय है। तुम्हारे बस की बात नहीं। कोई ढंग की किताब खोलो और रट्टे मारने शुरू करो।
नुज़हत के सर पर मैगजीन मारते हुए वो हकारत भरे लहजे में कह रही थी। नुज़हत की आंखों में ढेर सारा पानी भर गया था। ओ डैडी, हाउ आर यू? अंदर से आते डैडी ने इसे नुज़हत के सर पे मैगजीन मारते हुए देखा था। आई एम फाइन, हाउ आर यू? और खैरियत, आज बहन की पिटाई क्यों हो रही है? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। 2 माह बाद पेपर है, मैडम फैशन मैगजीन खोले बैठी हैं। बड़े आराम से डैडी के पहलू से लगी कह रही थी, नुज़ी क्या हो गया, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हो? 1000 बार का दोहराया लेक्चर एक बार फिर शुरू हो चुका था। नुज़हत के आंसू बहने लगे थे, हालांकि वो इनके सामने रोना नहीं चाहती थी। एक तो बंदा इससे कुछ कह भी नहीं सकता, रोने बैठ जाती है और इसे देखकर मम्मा का बीपी हाई होने लग जाता है। हमारा नहीं, कुछ मम्मा का ख्याल कर लो। उठो यहाँ से और कमरे में जाकर कोई किताब लेकर बैठो। कमरे की तरफ मरे मरे कदमों से जा रही थी। इसने अपने पीछे आवाज सुनी, इतनी गर्मी हो रही है डैडी, आइसक्रीम खिलाने ले चलें? ऐसा करते हैं, लंच भी बाहर करते हैं, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। डैडी का कमजोर सा इनकार फरी की जिद के आगे दम तोड़ चुका था, हमेशा की तरह। अब आराम से बैठकर पेपर्स की तैयारी करो, फिक्र मत करना, तुम्हारे लिए भी लेकर आऊंगी आइसक्रीम। तुम्हें पता तो है तुम्हारे बगैर मेरे हलक से कुछ उतरता ही नहीं। इसकी ठोड़ी छोकर अपना निखरा रूप मजीद निखार कर बिजली की रफ्तार से बाहर निकल गई। नुज़हत ने शुक्र अदा किया था, कम से कम अब वो सुकून से रो तो सकेगी। इसे किस्मत से बहुत गिले थे, बहुत सारे गिले। इसने क्यों इसे इस घर में भेजा जहाँ फरीहा नाम की बला इसकी छोटी छोटी खुशियों को खा जाती थी? इसे क्यों ऐसे डैडी मिले जिन्होंने हमेशा फरी की बातों का इतबार किया और इससे कुछ पूछना गवारा नहीं किया? क्यों इसे ऐसी मम्मा मिली जिन्होंने सब जानते बूझते न फरी को कभी डांटा, न डैडी को कभी फरी का असली चेहरा दिखाया? अब तो इसका दिल चाहने लगा था खुदकुशी कर ले। फरी इससे नफरत इतनी शदीद होती जा रही थी, वाकई कोई हल सोचने लगी थी। जाती सर्दियों की धूप पक्की ईंटों से बनी साल खोर्दा दीवार पर धरी थी। दीवार के साथ बनी क्यारी में गुलाब की बाड़ पर लगे ढेर सारे फूल आंगन महका रहे थे। जामुन के दरख्त तले बच्चे बुलंद आवाज से कलामे इलाही पढ़ रहे थे। सबा क्यारी के पास पीढ़े में बैठी दिलचस्पी से इन सबको अपने अपने काम निपटाते देख रही थी। और अम्मा एक एक करके बच्चों का सबक सुनकर छुट्टी देते हुए गाहे बगाहे इस पर नजर डालकर इसकी मासूमियत को देख रही थी। इसके चमकते रंग रूप को देखकर अंदाजा तो होता था किसी और जहान से आई है, लेकिन पिछले 4 दिनों में अम्मा समेत इन बहनों को अंदाजा हो गया कि वो जैसे आसमान से सीधा इनके घर उतारी गई है। इसे दुपट्टा तक ओढ़ना नहीं आता था। इसके पास जो इसके कपड़े थे उन्होंने नूरिया को तो पागल कर दिया। इसके धुले कपड़े तार से उतार कर वो कितनी देर इन पर हाथ फेर फेर कर नरमी को महसूस करती रही। सबा का हर अंदाज चीख चीख कर बताता था कि इसकी दुनिया अलग है। इसके तौर तरीके बहुत अलग थे, उठने बैठने से लेकर बात करने, यहाँ तक कि खामोश रहने में भी एक सलीका था। एक बात पूछूं? कच्ची दाल का पानी निचोड़कर पौधों में डालते अम्मा ने रुक कर बेसाख्ता इससे पूछा था। इसके चेहरे पर खौफ के साए लर्ज़ां थे, जैसे माजी का कोई वर्क उलटने को हो। बस ये बताओ, रात को नींद ठीक से आई थी? वो क्या कहती? इसके सुर्ख आंखें सारा किस्सा कह रही थी। इसे बड़े से कमरे में अपनी जहाजी साइज के बेड पर जैसी नींद आती थी, वैसी नींद इस कमरे में जहां इसके अलावा 3 और लड़कियां सोती थी और जहां इसके बेड के जैसा बेड नहीं बल्कि बान की चारपाई थी, कैसे आ सकती थी? परेशान हो तो कह डालो पुत्र, सारे बोझ अकेले ढोने वाले नहीं होते। फिर धियां तो बड़ी नाजुक होती है। मैं तो अपनी बच्चियों को भारी शय नहीं उठाने देती, तो भारी मसले कैसे उठाने दूं? तुम भी तो मेरी धी हो। वो नहीं चाहती थी कि वो कुछ और समझे या सोचे, इसलिए गुजरे 4 दिनों में अपने मसलहत को खैर बात कहकर अपनी मुश्किल बता दी। मुझे चारपाई पर सोने की आदत नहीं, फिर मुझे अकेले कमरे में सोने की आदत है। आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी आदत, आप फिक्र मत करें। उन्होंने फिक्र ऐसे ख़त्म की कि इस रात फसी का बिस्तर अपने कमरे के सामने बरामदे में लगवा दिया। घर का इकलौता बेड इसी के कमरे में था। वो बेड तो वहाँ से उठने से रहा। सबा को अकेले कमरे की आदत थी। पुराने ज़माने की बेरे औरत आज के दौर में मेहमानों को अल्लाह की तरफ से भेजे फरिश्ते समझती थी। सबा के लिए इनके दिल में जितने खदशे थे वो गुजरे 4 दिनों में हवा हो गए थे। इतनी मोहनी सूरत, ऐसा मासूम अंदाज, कुछ बुरा सोचना भी गुनाह लगता था। सबा अपने आप में शर्मिंदा हो रही थी कि इसकी वजह से इसके मोहसिन को कमरा बदर होना पड़ा। इस रात कमरे में लकड़ी की पुराने जमाने की खिड़की में लगे सरियों से इसने सामने के बरामदे में लगी चारपाई देखी। इस पर दराज शख्स का चेहरा याददाश्त में जाने कहीं था भी कि नहीं जिस दिन से वो यहाँ आई थी।
वो इसके उठने से पहले जा चुका होता और इसके आने के वक्त वो कमरे में होती। वो अगर बाहर होती भी तो सलामती भेजकर खामोशी से रुख बदलकर अम्मा और अब्बा के कमरे की तरफ चला जाता। दोनों बरामदों में फासला इतना था कि वो इसके नक्श तक जहन में दोबारा उभारने पर नाकाम थी। बस जुबान खामोशी इसे एक बार फिर शुक्रिया कहकर वो खिड़की से हट गई। दोपहर ढल रही थी। फसी शाम को वक्त पर ही आ जाता था और रात का खाना शाम 7 साढ़े 7 तक खा लिया जाता था। इसलिए शमसा तनदही से खाना बनाने की तैयारी में जुटी थी। आज लौकी गोश्त पकना था। चूंकि बड़े गोश्त को गलने में वक्त लगता है तो हांडी जल्दी चढ़ानी थी ताकि वक्त पर सालन तैयार हो सके। भुनते मसाले की खुशबू बड़ी भली लग रही थी। नूरी पानी छिड़क कर झाड़ू लगा दे। सिपारे वाले बच्चे आते ही होंगे। अम्मा ने तस्बीह के दाने फेरते नूरिया को आवाज दी, सलाम खाला जी। लकड़ी के खुले दरवाजे से एक 22-23 साल लड़की अंदर दाखिल हुई। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, बड़े दिन बाद आई हो। माँ किधर रहती है तेरी? तस्बीह तकिए पर रखकर उन्होंने दोनों हाथों से इसके सर पर प्यार दिया। बस खाला जी, होना कहाँ है? घर के काम, फिर मेरी शादी की तैयारी। आखिर में इसका लहजा शर्मीला हो गया। अल्लाह खैर का वक्त लाए, काम करवाना है। जी मैंने फुप्पो को भेजा था सुबह, कह रहा था शमसा बाजी कह रही है दोपहर के बाद आना। इसके बाद पर अम्मा ने सर हिला दिया। शमसा भी इसकी तरफ देखते तेजी से हाथ चलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आई और आने वाली लड़की को लेकर स्टोर नुमा इस कमरे में घुस गई जिसमें आज तक सबा ने कदम तक नहीं रखा था। क्या काम करवाना है इसने सामिया से पूछा। फेशियल करवाना होगा या ब्लीच, या मुझे पता नहीं। वो मुस्कुरा उठी। यानी पार्लर का काम शमसा ने सीखा हुआ है? तो और क्या, इतना अच्छा काम करती हैं बाजी। शेखों के पूरे मोहल्ले की औरतें यहाँ आती हैं। अभी रोजों में इतना काम होना है। शमसा बाजी इस मोटो परवीन को बुला लाती है मदद के लिए। आप भी करवा कर देखना। वो मुस्कुरा कर रहेगी। वैसे आप तो पहली इतनी प्यारी हो। जब मैंने पहली बार देखा मुझे लगा टीवी के ड्रामा वाली लड़की हमारे घर आ गई। इसकी मासूम सी तारी पर खज्जल सा होकर इधर उधर देखने लगी। सिपारा पढ़ने वाले 3-4 बच्चे आ चुके थे। मुझे भी कुरान पढ़ा दें। जब थोड़ी देर बाद अम्मा वजू करके इनके पास बैठी कह रही थी। इनकार वाली बात थी ही नहीं। अम्मा ने खुशी खुशी एक और शागिर्द को पढ़ने के लिए बिठा लिया था। छोटे छोटे गमलों, प्लास्टिक के डब्बों में लगी गुल दोपहरी पर जामनी पत्ते सब्ज रंग में ढल रहे थे। मौसम की जहाँ फिजा हरारत हल्की सी ठंडक में बदल रही थी। मिटियाली शाम धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। मुर्गियाँ अपने दड़बे से बाहर दाना चुन रही थी। नूरिया कमरा बंद करके कपड़ों की कटाई में मसरूफ थी। किसी के सामने कपड़े कटाई करूं तो गलत कटाई हो जाती है। ये भी नूरिया की अपनी साइंस थी जो कम अज कम इसे समझ नहीं आई थी। बाहर बरामदे में लकड़ी की चारपाई पर बैठी थी जहां सामिया अपना बिस्तर खोले स्कूल का काम लेकर बैठी थी। पूरे घर में भूनती हुई सूजी की खुशबू फैली थी। शमसा चूल्हे पर रखी कढ़ाई में तेज तेज चम्मच चला रही थी और अम्मा पास ही रंग उड़े रंगीन पीढ़े पर बैठी बादाम और खोपरा काट रही थी। सरसब्ज मखमली घास के फर्श पर वो सामने किताबें रखकर बैठी हुई थी। इसकी आंखों में खुशी के जुगनू चमक रहे थे। सामने बैठे शख्स के अकब से नमूदार होते फरी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर इसकी मुस्कुराहट एकदम से खौफ में तब्दील हुई थी। ये इसने सोचा भी कैसे कि इसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। फरी अब इसके पहलू में आ बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक था ही नहीं कि इस सलामती इस खूबरों पर भेजी गई थी जो नुज़हत के मुकाबिल बैठा था। तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढती फिर रही थी। ये मेरी छोटी बहन है। और आप? असफंद को दिलचस्पी से देखता पाकर इसने खुश अखलाकी से मुस्कुराते हुए कहा, यह हो ही नहीं सकता था कि फरीहा अब्बास किसी के सामने बैठी और वो किसी और जानिब नजर फेर ले। नुज़हत सामने देखते हुए भी पस मंजर में चली गई थी। मैं असफंद हूँ और आपकी तरह ना तो मशहूर हूँ ना ही कोई गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया। सो मेरा तारुफ तो नाम के साथ ही खत्म हो जाता है। मेरी तारीफ कर रहे हैं मुझसे फ्लर्ट की कोशिश। एक वक्त में दोनों नहीं कर सकता क्या? इसके बाद पर फरी ने गर्दन पीछे गिराकर कहकहा लगाया और फिर हंसती चली गई। नुज़हत ने इन दोनों को देखा, गैर महसूस तरीके से पीछे होकर वहां से दूर हुई, फिर उठकर तकरीबन भागती हुई चली गई। ये इसका वहम था कि इसके उठने पर किसी ने गौर नहीं किया। फरी ने इसे तारीख होते चेहरे के साथ वहां से दूर होते देखा। फिर असफन से बातों में मशगूल हो गई। अपने कमरे के अंधेरे में बिस्तर पर सुकड़ कर लेटी रोती नुज़हत अंदाजा कर सकती थी वहां से उठने से पहले इनकी बेतकल्लुफी कहाँ तक पहुंच चुकी होगी। नंबर्स के तबादले हो चुके होंगे
और अब लंबी कॉलें होंगी और इससे आगे सोचा जा ही नहीं रहा था। बस इन दोनों के मुस्कुराते चेहरे नजरों के सामने घूम रहे थे। फरी की आंखों में इसके लिए तमस्खुर था, जीत की सरचारी थी। जिंदगी में अब क्या रह गया था? नुज़रत अब्बास को खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। कुछ सोचकर वो बिस्तर से उठ गई। घर में माह रमजान की तैयारियां शुरू हो गई थी। ढेर सारी इमली, आलू बुखारे की चटनी बनकर शीशे की छोटी छोटी बोतलों में भरकर फ्रिज में महफूज हो गई थी। बादाम का शरबत, संदल का शरबत, इलायची का शरबत तो घर में बना था। अलबत्ता इनके अलावा सोख मशरूब की बड़ी सी बोतल भी आ चुकी थी। शामी टिक्कियां भी बनकर फ्रीजर में जा पहुंची थी। शमसा और अम्मा ने मिलकर बेसन से दही भल्लों के लिए पकौड़ियां भी तल ली थी। सबा तो जानती ही नहीं थी कि रमजान के लिए तैयारी भी होती है। अपने घर में इसने ऐसा कोई तरद्दुद देखा जो नहीं था। अपने घर में तो इसने कुछ भी नहीं देखा था। बस एक लम्हे के लिए दिल में ख्याल आया और वो हाल में गुम हो गई। जहां रमजान का चांद नजर आने के बाद शमसा मिट्टी की कनाली में खट्टा लगाने के लिए दूध लिए बैठी थी। अम्मा सहरी के लिए ताज़ा सालन बनाने की तैयारी कर रही थी और नूरिया अपने कपड़ों का ढेर लिए बैठी थी। आम से कपड़ों पर ऐसी कमाल की डिजाइनिंग करके इसने सामिया शमसा के कपड़े तो तैयार कर लिए। अपने कपड़ों के लिए इसे कोई डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। अब रमजान शुरू हो गया था और इसके कपड़े भी पड़े थे। अम्मा का सादा सूट तो 2 घंटे की मार था। असल फिक्र तो इसे अपनी थी। अब्बा और फसी तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद गए हुए थे। सारे काम निपटाने के बाद जब अम्मा के साथ शमसा, सामिया, ईशा और तरावी पढ़ने खड़ी हुई तो अम्मा ने इसे भी आवाज़ दे ली। महीना पहले के कपड़े लाकर दिए हुए हैं, अगर अभी नहीं सिले तो आज रात में भी नहीं सिलने वाले। फैलावा समेट और आकर नमाज पढ़। उलझे जहन के साथ नूरिया ने सलीके से तय करके सारे कपड़े शॉपरों में डाले और नमाज के लिए आ गई। सबा भी इनके साथ ही जाए नमाज पर जा खड़ी हुई। इसे इतने लंबे कयाम की आदत नहीं थी, सो नमाज के बाद बमुश्किल चंद रकअतें तरावी पढ़ने के बाद कमरे में आ गई। मौसम ने तेवर ऐसे बदले थे कि अब पंखे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता था। छत वाला पंखा चलाकर इसने दुपट्टा खोलकर बेड पर एक तरफ डाला, बालों से कैचर निकालकर बेदम होकर बिस्तर पर गिर गई। इसे अभी तक ठीक से दुपट्टा ओढ़ना नहीं आया था। वैसे तो अब्बा कम कम लड़कियों के कमरे की तरफ आते थे। जब जरूरत होती तो फसी की अम्मा सामिया को भेजो जरा कहकर लड़कियों में से जिसकी जरूरत होती बुलवा लेते। हस्बे मामूल जुमले में इसी किस्म के नाम शामिल कर लेते। रहा फसी तो इसने तो जैसे कसम खाई थी, ना चेहरा देखना है ना दिखाना। इतने बड़े दुपट्टे की यूं तो कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इन सारी बहनों खुद अम्मा का दुपट्टा सलीके से सर पर जमा रहता था। तो इसे खुद ही हया आती थी। एक बात जो इसने महसूस की वो ये कि सारी बहनें फसी पर जान छिड़कती थी। वो रात को कमरे में आ जाती तो अक्सर कोई ना कोई बरामदे में इसके बिस्तर पर किताबें लिए बैठी होती। शमसा 12वीं में, नूरिया 11वीं में थी। इसने फसी की तालीम का पूछा। हमारे भाया ने B.Com किया है, सामिया ने चहक कर बताया था। और वो हैरान रहेगी तो फिर रिक्शा क्यों चलाते हैं, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नौकरी आसानी से मिलती कहाँ है? अब्बा की सेहत भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। सब्जी की रेडी ढोना, फिर मोर की अजान के साथ बिस्तर छोड़कर सब्जी मंडी जाना, सब्जी लाना कुछ भी तो आसान नहीं था। फिर भाया ने रिक्शा डाल लिया और अब्बा कोई नन्ही मुन्नी दुकान डाल दी। शब बारात की रात इसने फसी की अच्छी नौकरी की दिल से दुआ की थी। नींद से बोझल होती आंखों के साथ हलक में प्यास का एहसास जागा तो एक बार फिर खड़ी हो गई। सोने से पहले कमरे में पानी का जग जरूर रखती थी। पानी के लिए आधी रात उठकर बाहर बरामदे तक जाना इसे मुनासिब नहीं लगता था। प्लास्टिक के जग से स्टील के गिलास में पानी डालकर इसने मुंह से लगा लिया और एक सांस में गिलास खाली करके तिपाई पर रखा। वो बेड तक जाने के लिए मुड़ी थी कि नजर बाहर से आते फसी पर पड़ गई। वो मस्जिद से वापस आ गया था। इसने सबको नमाज पढ़ते देखकर सोचा वो भी वहीं इनके साथ होगी जैसे पिछले कई दिनों से थी। इसीलिए बेधड़क अपने कपड़े लेने कमरे में चला आया था। इसे एक नजर देखा तो घबरा कर चेहरा मोड़ लिया। माफ कीजिएगा, मैं समझा। अधूरी बात पूरी नहीं हुई। नजर मिलते तक जहन ने इस परी पैकर से शनासाई ढूंढ ली थी। फसी हैदर की खातिर घड़ी पर वक्त ठहर गया था। बहती सातें मुंजमद हो गई थी। इसने एक एक नक्श बसातों से चुराकर दिल में छुपा लिया था। और पहला रूप कुछ घबराया हुआ था। इन आंखों में तहय्युर था। गुलाबी होंठ कुछ कहने के लिए खुले बंद हुए। फिर सियाह पलकों ने सितारों की चमक को ढांप लिया। कुछ चाहिए? सब कुछ? क्या मतलब? कुछ नहीं। मुस्कुराते लम्हों की शरारत पर वो भी मुस्कुराए। नफी में सर हिलाकर वहां से चला गया। ये वही चेहरा तो था जिसके लिए वो आज भी
हेले कॉलेज के बाहर चक्कर काटता था। वो जानता था लॉकडाउन की वजह से सारे तालीमी इदारे बंद हैं, फिर भी कहीं दिल के किसी कोने में ख्याल बसता, शायद वो वहाँ से गुजर रही हो, किसी बहाने से दिखाई दे जाए। पहली बार भी इसने इसे दानस्ता नहीं देखा था। अम्मा ने इसे हमेशा यही समझाया कि दूसरी लड़कियों पर नजर उठने लगे तो सोच लेना अपनी बहनों पर वैसी नजर बर्दाश्त हो जाएगी। इस बात ने इसकी नजर ख्यालात को बांध रखा था। इस रोज पता नहीं कैसे नजर उठी, पलटना भूल गई। अब भी यही हुआ। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो इसे अपने घर में, अपने कमरे में मिल जाएगी। इस रात इसे सारी रात जागना था। हाँ, मगर वो बेखबर था कि अंदर बेड पर करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश करने वाली उसका करार भी वो अपने साथ ले आया था। इसे हैरत थी, इतने दिन इससे अनजान रहने वाला अपने घर में अजनबियों की तरह दाखिल होने वाला इससे सामना होने पर कैसे बेख्तियारी से देखता चला गया था। इस सांवले चेहरे पर खुशियों की वो तहरीर थी जो इसने पढ़ तो ली, मतलब से आशना नहीं हो सकी। सारी रात अगरचे ठीक से नींद ही नहीं आई। सहरी के वक्त किसी के जगाने से पहले वो उठ गई थी। अम्मा सहरी के लिए रोटियां बना रही थी और शमसा देसी घी लगा लगा कर हाथ पाट में रख रही थी। सामिया अब्बा के घुटने से लगी बैठी थी और नूरिया लस्सी बनाते हुए फसीह के पास बैठी थी। झिझकती हुई वो भी इनके पास आ बैठी। फसीह ने एक बार नजर उठाकर हल्की सी मुस्कुराहट इसकी नजर की थी। इसने घबरा कर रुख मोड़ लिया। भाया, मेरी लस्सी अभी निकाल दें, आप मक्खन निकाल देते हैं, मुझसे लस्सी पी नहीं जाती। सामिया स्टील का बड़ा सा गिलास लिए इसके सामने खड़ी थी। पहले 2 जगह लस्सी बनती है, अब 3 जगह बना करेगी। चुप करके अपने अब्बा के पास जाकर बैठ, जो भी बनेगी पी लेना। अम्मा ने रोटी तवे पर डालते जवाब दिया था। सामिया मुंह बनाकर गिलास वहीं रखकर उठ गई तो नजर बचाकर फसीह ने लस्सी का गिलास भरकर एक तरफ रख दिया। रोटियां बन चुकने के बाद वहीं चटाई बिछाकर शमसा ने सबके लिए सहरी लगानी शुरू कर दी। सबा के आगे भी इसने सालन दही की कटोरी के साथ लस्सी का बड़ा सा गिलास, चंगेर में घी से चुपड़ी रोटी रखी तो बेचारगी से इसका चेहरा देखने लगी। बात अगर एक वक्त खाने की होती तो चुपचाप 2-4 लुक़मे खाकर उठ जाती, मगर इस खाने के आसिर पर इसने सारा दिन गुजारना था। शायद जिंदगी में पहली बार रोजे रख रही थी तो रोज़ा इसके लिए वैसे भी मुश्किल शय था। इसे मजीद मुश्किल बनाने का इरादा तर्क करके वो आहिस्तगी से शमसा की जानिब झुकी। मैं ये घी वाली रोटी नहीं खाती। ओहो, तो पहले बताना था। अच्छा चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारा पराठा। नहीं, सादा रोटी बना दो प्लीज। अच्छा मैं बनाती हूँ। सबने खाना शुरू कर दिया था, बस एक वही थी सर झुकाए बैठी थी। लस्सी का गिलास उठाकर इसने मुंह से लगाया, फिर उठकर गुसल खाने की तरफ भागी। मीठी लस्सी इसने कभी पी ही नहीं थी। पसंद ना होना अलग बात थी, इसे सख्त नापसंद थी। कुल्ली करके शर्मिंदा से वापस आकर बैठ गई। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? अगर तबीयत नहीं ठीक रोज़ा मत रखो, यूं ही सारा दिन परेशानी होगी। नहीं, वो मैं मीठी लस्सी नहीं पीती, मुझे नहीं पता था लस्सी मीठी है। शर्मिंदगी से जमीन में गड़ने वाली होगी, जबकि फसीह के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। इसे भी मीठी लस्सी पसंद नहीं थी, इसलिए जब वो लस्सी बनाता तो एक जग सबके लिए मीठी बनाता और दूसरा जग अपने लिए नमकीन। महबूब की कोई आदत मुश्तरक निकल आए तो इसकी खुशी क्या होती है, ये इस वक्त कोई फसीह के चेहरे से जान सकता था। चलो कोई बात नहीं, नूरिया बहन को और लस्सी बना दो। इससे पहले कि अम्मा के कहने पर नूरिया अपनी जगह से उठते फसीह उठ गया। ये ले लें, मैंने कर ली सहरी। सिल्वर का बड़ा सा मग नूरिया के सामने रखकर वो उठ खड़ा हुआ। जाने क्यों सबा को ऐसा लगा इसने जानबूझकर लस्सी इसके लिए छोड़ी है। पिछली रात जब वो अचानक कमरे में आ गया था, इसके चेहरे की मुस्कुराहट, अब इसका ऐसे उठ जाना इसके दिल में गुदगुदी से होने लगी। जिंदगी में पहली बार इसने खुशी का जायका चखा था, जात का सबात पाया था। दिल चाहता था वो यहीं सारी उम्र गुजार दे। यहाँ से जाने का धड़का तो दिल को लगा ही हुआ था। और लेकिन इस रोज और आने वाले कितने रोज है, इसने अफ्तारी के वक्त सच्चे दिल से यहीं रह जाने की दुआ की थी। 12वें रोजे की अफ्तारी मोहल्ले के किसी घर में थी। अम्मा ने सबके साथ इसे भी चलने का कहा। इसके दिल में खौफ था देख लिए जाने का, पहचान लिए जाने का। इसने कत्तियत से इनकार कर दिया था। मैं यही ठीक हूँ, आप कराएं अफ्तारी, थोड़ी सी देर की तो बात है। इतने दिनों से किसी ने इस पर कोई जोर नहीं दिया था, किसी बात पर इसरार नहीं किया था। यहाँ इसकी एक नहीं चली थी। शमसा, बहन को अपनी नई चादर निकाल दो, कहकर अम्मा ने इसके सर पर हाथ फेरा। सब जानते हैं तुम हमारे घर मेहमान आई हो, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। शक पैदा होता है, जो बात नहीं होने वाली वो भी होती है।
अम्मा की बात पर इसने आंसुओं को धकेलते इस बात में सर हिला दिया था। असर अदा करके वो फौरन इफ्तारी वाले घर पहुंच गए थे। घर अगरचे पक्का था, लेकिन बिना प्लास्टर की दीवारें और सीमेंट के फर्श के साथ साथ घर के साजो सामान से घर वालों की माली हालत का बखूबी अंदाजा होता था। वो तो जाकर एक कोने में बैठ गई, जबकि शम्सा और नूरिया के साथ सामिया भी बढ़ चढ़कर काम करवा रही थी। बैठक में आदमियों के बैठने की जगह बनाने के लिए सोफे कुर्सियां वगैरह निकलवा कर सहन में एक तरफ रखी हुई थी। सहन में एक जानिब दरियां बिछी हुई थी, इन पर तरतीब के साथ मुनासिब फासला रखते स्टील के बर्तन रखे जा रहे थे। मोहल्ले के बाकी घरों से बर्फ लाई जा रही थी। बावर्ची खाने से खाने की मिली जुली खुशबुएं उठ रही थी। इसके साथ ही लड़कियों की दबी दबी हंसी और कड़कड़ाते घी की आवाजें भी। इसके लिए सब बिल्कुल नया और खूबसूरत था। जमाने को बुरा भला बोलने वालों ने ऐसी किसी गली में चक्कर नहीं लगाया होगा जहां आज भी दुख दर्द और खुशियां सांझी थीं। लकड़ी के पायों वाली बांध की चारपाई पर अम्मा और इन्हीं की उम्र की 2-3 खवातीन बराजमान थी। वो दरी पर एक कोने में सिमट कर बैठी थी। एक लड़की इसके पास बड़ी सी चंगेर उठाए आ गई। इसमें हरा धनिया हरी मिर्चें रखी हुई थी। ये धनिया मेरे साथ बनवा दो, दही भल्लों के लिए चटनी कूटनी है। सभी भूले बैठे। बेतकल्लुफ इसे कहते इसके बराबर ही बैठ गई तो खामोशी से इसने इसकी देखा देखी नरम टहनियों के साथ लगी पत्तियों को तोड़ तोड़ कर अलग करना शुरू कर दिया। अगरचे इसकी रफ्तार बहुत सुस्त थी, लेकिन वो कर रही थी। तौबा, इतनी गर्मी में नकाब चढ़ाकर बैठी हो, इस तरफ कोई नहीं आने वाला, तुम उतार दो इसे। दुपट्टे के पल्लू से गर्दन पर आया पसीना साफ करते से अचानक ही सबा के नकाब का ख्याल आया था। दरवाजे की तरफ से रुख मोड़कर इसने नकाब नीचे किया। इस लड़की के चलते हाथ रुक गए। इसके बेहद सफेद रंगत वाले चेहरे पर गर्मी की शिद्दत से सुर्ख निशान बन रहे थे। आप कौन है? रोबे हुस्न से मुतासहर ज़दा इसके तर्ज़े तखातुब अज़ खुद बदल गया था। मैं मेहमान हूँ, बदिक्कत जवाब देती सबा ने इसका ठिठक कर रुकना, गैर महसूस अंदाज में चंगेर को अपनी तरफ खींचना बड़ी शिद्दत से महसूस किया। आप इधर कमरे में चलें, यहाँ पंखे की हवा इतनी नहीं लग रही। वो खामोशी से उठकर इसके पीछे कमरे में चली गई। इसे कमरे में पहुंचाकर सीधा बावर्ची खाने में समोसे तलती शम्सा के सर पर जा पहुंची। ये जो गौरी सी सब्ज आंखों वाली लड़की है, ये तुम्हारी मेहमान है। शम्सा ने फख्र से सर इस बात में हिलाया। बहुत प्यारी है ये तो, मैं तो देखकर हैरान ही रह गई। इतनी पागल हूँ, मैंने तो इसे धनिया बनाने बिठा दिया था। वो तो ऐसी है जैसे उसे तशबीह के लिए कोई मिल नहीं रहा था। परी जैसी लगती है सच्ची, और है भी इतनी अच्छी। मेरा बड़ा दिल है इसकी और भाया की शादी हो जाए। शोकेस में से निकाले बर्तन खंगालती सामिया ने शम्सा के सर पर गोया बम फोड़ा था। शम्सा ने घूर कर इसकी तरफ देखा था, फौरन सर झुकाए अपने काम में लग गई। ये रहती कहाँ है? तुम्हारी क्या लगती है? कितने ही सवालों के जवाब दे लेती है। सवाल यहाँ खत्म होने वाले नहीं थे। हर सवाल के जवाब से कितने ही सवाल जन्म लेने थे। इसके हुस्न के किस्से सुनकर कमोबेश दर्जन लड़कियों ने बारी बारी इस कमरे का रुख किया था जहां वो बैठी हुई थी। कुछ ने यूं ही सरसरी बात करने की कोशिश की, कुछ महज देखकर वापस आ गई। इस शाम मोहल्ले भर की लड़कियों में इसकी खूबसूरती के चर्चे थे। कितना मीठा बोलती है, इसके तो हाथ भी ऐसे हैं जैसे कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाया। इसकी आंखों का रंग असली है, लेंस लगाए हैं। इनकी बातों में पुरजोश और तजस्सुस था। वो सादा दिल लड़कियां इससे हसद जलन नहीं महसूस कर रही थी, बल्कि वो तो शम्सा और नूरिया की किस्मत पर रश कर रही थी। इनकी अम्मा के किसी भाई की बेटी इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है। इसरा जब फसी ईशा के बाद खाने के लिए कुछ लेने आया तो शम्सा सहरी के लिए सब्जी बना रही थी। फसी और अब्बा की आदत थी ईशा के बाद रोटी जरूर खाते थे। शम्सा ने सारे काम छोड़कर इसके लिए रोटी बनाई। इतनी देर वो नूरिया सामिया को काम करवाने बैठ गया। सामिया हंसबे आते थे, इधर उधर की बातें करती जा रही थी। वो इसे बता रही थी कि कैसे सब एक बार तो सबा को देखकर हैरान रह गए थे। मैंने तो कहा मेरा बहुत दिल है इसकी मेरे भाया के साथ शादी हो जाए। नूरिया ने सर उठाकर देखा। ऐसी बातों पर भाया फौरन टोक देते थे कि बच्चे ऐसी बातें ही नहीं करते। आज तो भाया मुस्कुरा रहे थे। इसने चुपके से आंखें मलकर दोबारा देखा था। वो इतनी अच्छी लगती है। हाँ ना, सच में इतनी प्यारी है भाया। आप भी कभी गौर से देखें तो हैरान रह जाएंगे। ड्रामे वाली लड़कियां तो इतना भर भर मेकअप लगाती हैं, वो तो सादा ही इतनी प्यारी हैं। हम इन्हें अपने घर में रख लेते हैं ना भाभी बनाकर। और मैं कैसा लगता हूँ? इसकी बात पर सामिया ने जैसे गौर से इसका नाक नक्शा देखा था। आप तो दुनिया के सबसे अच्छे प्यारे भाई हैं। देखो बेटा, तुम लोगों का भाई हूँ, इसलिए तुम सबको अच्छा लगता हूँ, प्यारा लगता हूँ।
लाजमी नहीं है किसी दूसरे को भी अच्छा लगूं। अगर वो परियों जैसी है तो ये देखो मेरे हाथ। सामिया के साथ साथ नूरिया की नज़र भी इसके हाथों पर गई थी। ये मेरे हाथ कितने भद्दे और सियाह हैं, और ये बाल कितने बुरे लगते हैं, है ना? सामिया की आंखों में पानी भर आया था। इसने देखा था सबा की शफाफ रंगत से तो नजर ही नहीं हटती थी, और भाया को इसने अभी अभी गौर से देखा था। भाई होने के इजाफी नंबर लगाकर पास कर दिया था। अब उन्होंने खुद से ही खामी निकाल ली तो इसे दुख हुआ था। मैं आपसे नहीं बोलती। अभी मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है, कल को अगर या कोई और कहे तो सोचो तुम्हें कितना बुरा लगेगा, और मुझे भी। और अगर आप इसे बुरे ना लगे तो किताबें लेकर उठने से पहले इसने एक बार चुपके से भाया से पूछा था, तो तुम बना लेना इसे भाभी। एक ख्वाब था जो इसने इन मासूम आंखों से नोचना चाहा था, लेकिन इस ख्वाब का कोई बीज चुपके से इसकी आंख में आन गिरा था। यह शायद पहले से मौजूद था। यह और बात थी कि दिल किसी बच्चे की तरह हुमक हुमक कर इसकी जानिब लपकता था। नुज़हत को लगा था खुदकुशी का फैसला करना मुश्किल है और इसके बाद सब आसान होगा, लेकिन यह तो मुश्किलात की इब्तदा थी। वो किसी ऐसे अंदाज से खुदकुशी करना चाहती थी जिससे कम तकलीफ और जान जल्दी निकल जाए। इसे ताहाल ऐसा कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था। इसे हैरत हो रही थी कि फरी को अब वो दिखाई नहीं देती थी। इसे जलाने के लिए, डांट डपट करने के लिए इसके पास पहले की तरह अनगिनत मौके थे, लेकिन अब इसे जैसे परवाह नहीं थी। नुज़हत खुश होना चाहती थी, लेकिन अगर ये सब असफन की कीमत पर था तो इसे ये सब नहीं चाहिए था। इसे लगा था 4 दिन इसे जलाने के बाद वो असफन को दोस्तों की फहरिस्त से खुद खारिज कर देगी। ऐसा नहीं हुआ था। वो असफन को लेकर घर तक आ गई थी, और इसे हैरत थी इस पर पाबंदियां लगाने वालों को इसमें कोई कबाहत दिखाई नहीं दे रही थी। इसका तो घर कोई फोन ही आ जाता तो जैसे कयामत आ जाती थी। यहाँ वो एक अनजान मर्द को घर में ले आई, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस रोज असफंदी से लेने घर आया था। वो दोनों कहीं जा रहे थे। ब्राउन रंग के मसले हुए ट्राउजर शर्ट में दुनिया जहान से बेजार बैठी थी। 2 दिन पहले के धुले बाल बेतरतीबी से जोड़े से निकलकर चेहरे गिर्द फैले हुए थे। असफन के सामने इसे अपना बहुत मैला लग रहा था, लेकिन वो दिल की पहली खुशी था। इसकी कुर्बत, इससे मुख्तसर सी सही गुफ्तगू दिल को सुकून देती थी। आजकल तो यूं भी बहुत बेसुकून थी। हाथों से कपड़ों की सिलवटें दूर करते इसने जबरदस्ती लहजे में बशाशत समोई थी। कैसे हो असफन? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। कमाल है, एक बंदा सामने खड़ा है, तुमसे बेहतर हालत में है, तुम इससे पूछ रही हो वो कैसा है? वैसे भी जाने तुम किस शौक में कमरे में बंद होकर बैठी रहती हो, वरना तुम्हें इल्म होता असफन तकरीबन हर रोज यहाँ आता है। पिस्ता ग्रीन शर्ट के साथ ब्लू जीन्स में शानों पर बाल बखेरे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि एक लम्हे के लिए नुज़हत इसके होठों से निकलने वाले शोलों को भूल गई थी। ऐसे में अगर असफंद इस पर दिल हार गया था तो कौन सी बड़ी बात थी। इसके सामने असफंद का हाथ पकड़े टिक टिक करती बाहर निकल गई। नुज़हत को इसके जाने के बाद बड़ी देर बाद होश आया था। इस दिन रात के खाने पर फरी मौजूद नहीं थी। क्या आपको फरी की सरगर्मियां मालूम है, जिनकी वजह से रात के खाने पर भी हमारे साथ नहीं होती? इसने बड़े नॉर्मल अंदाज में बात शुरू की थी। कौन सी सरगर्मियां? दोस्तों के साथ गई है शायद। डैडी ने पूरी तवज्जो से जवाब दिया था। दोस्तों नहीं, जिस लड़के के साथ फिरती है। क्या तुमने ये तहजीब सीखी अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करते हैं? तुम्हारे डैडी मिल चुके हैं असफान से, बल्कि इसकी फैमिली से भी। जल्दी इन दोनों की शादी हो जाएगी। यही दिन होते हैं एंजॉय करने के। आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। इसकी बात पूरी होने से पहले मम्मा ने टोक दिया था और साथ ही अच्छा खासा झड़क भी दिया था। कोई और वक्त होता तो कमरे में बंद रहती जब तक अंदर की भड़ास ना निकल जाती, लेकिन इस वक्त पूरी तैयारी के साथ बैठी थी और कुछ इसे गुस्सा था। यह आप है मम्मा? याद है अभी कुछ हफ्ते पहले जब एक क्लास फेलो ने कॉल की थी, आपने इसे कितनी बातें सुनाई थी। मेरी समझ में नहीं आता है ऐसे कैसे इतनी छूट दे रखी है आपने। आखिर में इसका लहजा ना चाहते हुए भी मुतासफ हुआ था। फरी जिसे पसंद करती है इसे घर ले आइए। अगर तुम किसी में दिलचस्पी रखती हो तो बुला लो इसे, मुझे कोई एतराज नहीं। इस तरह रंग रंग के लोगों से बातें नहीं करती फिरती वो। और कुछ नहीं तो बस यही लिहाज कर लो, उम्र में तुमसे बड़ी है। नुज़रत की आंखों में पानी भरने लगा। प्लेट पर एक खिसका कर कमरे में चली गई। इसके बाद इसने किसी मामले में दखल अंदाजी नहीं की। 2 माह से भी कम मुद्दत में फरीज घर से रुखसत होकर चली जाएगी। फरी के जाने के बाद जिंदगी जैसे जमूत का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो घर से चली गई थी। वो जो इसके बगैर जिंदगी अपने तरीके से एंजॉय करने का सोचा करती थी,
ऐसे बेयकीन हुई थी कि हर बात भूल कर खुद को ये यकीन दिलाने में जुट गई कि अब इसकी ज़िंदगी पर फरी नाम की नहुसत का कोई साया तक नहीं, लेकिन ये इसका वहम था। कुछ नफरतें मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। आने वाले सालों में नुज़हत को इस बात का अंदाज़ा बखूबी होना था। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने के साथ ही शम्सा का काम बहुत बढ़ गया था। कितनी लड़कियां काम करवाने के लिए आती थी, नूरिया के कपड़े सिलाई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ रमज़ान की इबादत और कुछ सुस्ती। हर रोज़ वो एक ही दुहाई दे रही होती, थोड़े से दिन रह गए, मेरा काम मुकम्मल नहीं हो रहा। रमज़ान में अम्मा की इबादत का दौरानिया बढ़ गया था। इस रोज़ मौसमी फलों के साथ छोटे छोटे शॉपरों में खजूरें डालकर अफ्तारी से पहले सारे शॉप पर तकसीम करने थे। सबा मकदूर भर इनके साथ काम करवाती रही। एक तो आज सूरज ने भी खूब गर्मी बरसाई थी। हलक में जैसे कांटे उगे हुए थे। अफ्तारी के वक्त सबसे बेहाल वही हो रही थी। आप कमरे में जाकर लेटे, मैं समेट लेती हूँ सब। नूरिया के बार बार इसरार करने पर कमरे में आकर बेदम होकर बिस्तर पर गिरी थी। इसे लगा था लेटते ही नींद आ जाएगी, पुरसकून नींद सो जाएगी। ऐसा ही होता, कमरे में जैसे आग बरस रही थी। इतने दिनों से शम्सा, नूरिया, सामिया ने अपनी चारपाइयाँ फसीह के साथ बाहर सहन में लगा ली थी। अम्मा और अब्बा भी रात का पहला पहर बाहर ही सोते थे। उन्होंने तो इसे भी पेशकश की थी, लेकिन वो ऐसे खुले में सबके सामने लेटने के ख्याल से बेसुकून हो गई थी। और अब इसका जी चाह रहा था कि सारे लिहाज भुलाकर बाहर किसी के बिस्तर पर जाकर दराज हो जाए। इसे किसी ने कौन सा कुछ कह देना था, सोचने के बावजूद हिम्मत नहीं कर पाई। कमरे की वाहिद खिड़की के आगे ड्रेसिंग टेबल पड़ी हुई थी। इसका सिर्फ एक ही पट खुल सकता था। पर्दा हटाकर इसने खिड़की खोल दी। सामने चारपाई पर वो जाने इसी का मुंतजिर था। खिड़की खुलते ही दोनों की नजरें मिली। इसकी पुरशौक निगाहों की ताब न लाते इसने होंठ काटते सर झुकाकर खिड़की छोड़ दी। ये वहम नहीं था, हर वो पल जिसने इसके फसीह की जिंदगी में अहम होने के ख्याल को तकवीत दी थी, इसे वहम ही लगता था। और इसे ये वहम भी प्यारा था। इस रात जब भी इसकी आंख खुली, इसने दो पुरशौक निगाहों को इस खिड़की पर रुके हुए महसूस किया। आसमान तारीक था। सितारों की जलती बुझती मशलें बड़ी वाज़ेह और करीब दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं सफ़ेद बादल टुकड़ियों की सूरत तैरते नजर आ रहे थे। इसके बावजूद मंजर बड़ा रोशन लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आसमान झुककर इसकी दरख्शां पेशानी पर बोसा देने वाला है। जाने दिन की भाग दौड़ ने उसे बुरी तरह थका दिया था। जाने क्या क्या पकाया जाता था। वो तो बस शम्सा के कहने पर हल्की फुल्की मदद करती जा रही थी, जैसे बादाम की गिरियों को भिगोकर इनके छिलके उतारना, मेवे की डंडियां उतारकर साफ करना। नूरिया के साथ मिलकर इसने कल पकाए जाने वाले चावल भी चुने थे। बाहर गली में एक के बाद एक मोटरसाइकिल जों जों करके गुजरती जा रही थी। एक रौनक, चहल पहल का एहसास था। आंखें मूंदे वो वक्त की चाप महसूस करने लगी। इसके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी इन सब की मोहब्बतों को मोहब्बत से लौटाने की। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन शम्सा ने जब किसी क्रीम के ख़त्म होने का जिक्र किया तो इसकी समझ में आ गया इसने क्या करना है। वबा के बाइस ऑनलाइन खरीदो फरोख्त को बड़ी तकवीत मिली थी। इसने ऑनलाइन कुछ अशिया मंगवाने का जिक्र किया था और पूरे घर में टच फ़ोन सिर्फ फसीह के पास था। अपना बैग में पड़ा फ़ोन ऑन करने का इसे ख्याल ज़रूर आया था। अभी भी ढूंढ लिए जाने के ख्याल से डरी हुई थी। तुम्हें जो मंगवाना है बता दो, भाया ला देंगे, इन्हें सब पता होता है। सामिया ने झट मशवरा दिया, नहीं मैं खुद अपनी मर्जी से खरीदारी करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा भाई अपना फ़ोन कुछ देर के लिए दे दे तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। ये कौन सी बड़ी बात है। फसीह से इसके नाम पर जान भी मांगी जाती तो शायद वो तामिल ना करता। नूरिया जाकर फ़ोन ले आई और फिर इन चारों ने मिल बैठकर स्क्रीन पर रोशन बाजार में से चुन चुन कर मर्जी की चीज़ें निकाल ली थी। सबसे पहले तो इसने कपड़ों के ब्रांड्स की वेबसाइट खोली। नूरिया की तो जान थी अच्छे कपड़ों में। बाई में मशवरे से 4-5 अच्छे लेडीज सूट ऑर्डर करने के बाद इसने अपनी मर्जी से 2 जेंट्स सूट ऑर्डर किए। शम्सा के लिए इसने महंगे ब्रांड की बड़ी अच्छी फेशियल किट मंगवाई थी। इसके बैग में रखे पैसों से बड़ी आसानी से अदायगी हो सकती थी। फिर जब सारा सामान पहुंचा तो इसने सारी चीज़ें इनके सामने ये कहकर रखी हैं इनके लिए, तो इनके चेहरे देखने वाले थे। जिंदगी में पहली बार इसने ऐसी खुशी का जायका चखा था। ये बड़ी खालिस खुशियाँ थी। नूरिया अपनी तरफ से सबके कपड़े सिलाई करके फारिग हो गई थी और अब एकदम से फिर सारा काम नए सिरे से तैयार हो गया था। इसके बावजूद वो खुश थी। इतने महंगे खूबसूरत कपड़े तो इसने ख्वाब में भी खरीदने का, पहनने का नहीं सोचा था। शम्सा ने सबसे पहले इसी का फेशियल किया था। अम्मा भी इसके मंगवाए क्रीम रंग के अपने और मिजाजी खुदा के सूट को देखकर
एकदम हैरान खुश हुई थी, वो भी बहुत खुश थी। वो सोच रही थी इन लोगों के पास खुश रहने के लिए क्या कम था, इसने दौलत की फरावानी देखी थी। लेकिन मालूम नहीं क्यों ये खुशियाँ इसके घर में नहीं थी। शमसा ने सारे काम रोक कर इसके हाथों पर मेहंदी से नक्शो निगार बनाए थे। फसी अभी तक रिक्शा लेकर वापस नहीं आता, सहन में मिले जुले फूलों की खुशबू फैली थी। आज कुदरती मौसम भी अच्छा था। वो वहीं बाहर चारपाई पर लेटी लेटी गनूदगी में चली गई। अम्मा बावर्ची खाने से निकलकर पसीना पहुंचती बिस्तर की जानी बढ़ी तो इसे पसीने में तर गैर फितरी अंदाज में सोए हुए पाया। इसके चेहरे पर खौफ था, जिस्म हौले हौले कांप रहा था। पता नहीं बच्ची किन हालात से गुजर कर यहाँ पहुंची है। पहली सोच इनके जहन में यही उभरी, खुद 3 बच्चियों की माँ थी, इसीलिए दिल इतना ज्यादा नर्म था। नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखा, घबरा कर उठ बैठी। इसकी चीख होंठों के दरमियान में ही दब गई थी। आंसुओं पर इसका अख्तियार नहीं था, सौ बहते चले जा रहे थे। अम्मा इसके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। कंधे पर दबाव बढ़ाते उन्होंने इसे अपनी सिमत खींचा। क्या बात है, कोई बुरा ख्वाब देखा है? इसने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हें पता है माओ के लम्स में भी औलाद के लिए शिफा होती है। वो चुप रही। इसके दिमाग में इनके इन अल्फाज से जाने कौन कौन सी शबीहें बनने और बिगड़ने लगी थी। हो सकता है अपनी औलाद से ज्यादा दुआएं मैंने तुम्हारे लिए की हों, वो इसलिए कि इन दुआओं के सिवा मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती। या शायद एक और काम कर सकती हूँ, ये जो तुम्हारे दिल पर बोझ है ना, ये हल्का कर सकती हूँ। तो मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? सच कहती हूँ कभी इस बात का जिक्र तुम्हारे सामने भी नहीं करूँगी। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अगर तुमसे कोई गलती भी हुई तो बिला झिझक बताओ, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। इसका कंधा थपथपाते हुए नरमी से कह रही थी। इसने आंखों के साथ अपना दिल, अपना वजूद भी पिघलता महसूस किया। फरी की शादी क्या हुई? नुज़हत बिल्कुल आज़ाद हो गई। मम्मा का ध्यान इसकी तरफ लगा रहता, जब देखो फ़ोन पकड़े इसको हदायत दे रही होती। ज़्यादा उछल कूद करने की ज़रूरत नहीं, बस टिक कर घर बैठो। अब थोड़े वक्त की बात है, चाहे जितनी मर्जी लंबी दौड़ लगा लेना। अपने खाने पीने पर तवज्जो दिया करो। मौसमी फलों के जूस पियो, फल खाओ और ताकत वाली चीज़ें खाओ। नहीं दिल चाहता तो दवाई समझकर खा लिया करो। अगर किसी वक्त नुज़हत की तरफ तवज्जो जाती तो गुजरे चंद माह में इसने काफ़ी कुछ सीख लिया था, जिसमें सरे फहरिस्त माँ की डांट डपट को नज़रअंदाज करना था। माँ कहती रहती, लेकिन वो कान लपेटकर घर से बाहर निकल जाती। फरी का भूत अब इसे सताता नहीं था। इतने सारे महीने तो जहन को नॉर्मल करते ही गुजर गए। जब चीज़ें एक बार फिर फरी ने इसकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया। सी सेक्शन के दौरान जान से चली गई थी। नुज़हत के लिए अच्छा था, वो कल की मरती आज मर जाती। लेकिन जाते जाते वो एक बच्ची छोड़ गई थी। मम्मा शुगर की मरीज़ा थी और बच्ची की जिम्मेदारी नहीं ले सकती थी। यूँ ज़ोफ़िशांस फंड नौकरानियों का रहमो करम पर थी। यहाँ तक तो ठीक था। इस दिन मम्मा की कोई कज़न आई हुई थी। मम्मा से फरी की ताज़ियत करते उन्होंने कहा, मैं तो कहती हूँ नुज़हत की शादी करवा दो इस लड़के से, बच्ची को माँ मिल जाएगी। आखिर तुमने भी तो तायज़ाद बहन की बेटी पाल ली है। तो ज़िंदगी की सारी नाइंसाफ़ियों की वजह सिर्फ ये थी कि वो मम्मा की अपनी बेटी नहीं थी। इसे हमेशा से गिला था कि वो फरी से ज़्यादा प्यार करती हैं। डैडी इसके बाद ज़्यादा सुनते हैं। इस तरह नहीं था। मम्मा की शय पर इसकी अपनी शख्सियत में जो खुद एतमादी का फुकदान पैदा हो गया था, इसके बायस वो डैडी के भी करीब नहीं हो सकी। इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। अगर वो जान जाती कि मम्मा इसकी मम्मा नहीं है और फरी इसकी बहन नहीं, तो शायद वो अपने गिर्द को हिफाजती हिसार बना लेती। लेकिन नहीं। इन दिनों इसके अंदर बड़ी टूट फूट हुई थी। वो माँ जिसके लम्स और अक्स से नाशना इसने ज़िंदगी का कठिन सफ़र तन्हा तय किया था, दहाड़े मार मार कर इसके लिए रोई थी। सबके साथ साथ मम्मा को भी धोखा हुआ, फरी के लिए रो रही है। इसे फरी का दुख है। 3 माह की कलील मुद्दत में मम्मा भी राह मुल्क अदम हुई तो डैडी बिल्कुल टूट फूट गए थे। एक हफ्ज़दा रात को उन्होंने इसे कमरे में बुलवाया। मुझे अपनी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए मरने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर का देखना चाहता हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। हम उजड़ गए थे ख़ानदान वालों के बाई मशवरे से, और कह लो एक तरह का दबाव था। तो हमने ज़िंदगी को वहीं से जोड़ने की कोशिश की जहाँ से सिलसिला टूटा था। वो जो जोड़ था सारी ज़िंदगी जोड़ ही रहा। बहरहाल ज़िंदगी गुजर गई। उन्होंने गहरी सांस भरी है। अच्छा है तुम हकीकत जानती हो, तुम्हें फैसला करने में आसानी रहेगी। देख लो अगर तुम उस फन से ताल्लुक़ जोड़ना चाहती हो, वरना तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम जिसे चाहो गुजार सकती हो।
ये पहली बार था इसे लगा वो डैडी के करीब है, बहुत करीब। इनकी बेटी होने को इसने पूरी तरह महसूस किया था। आप क्या चाहते हैं डैडी? मैं चाहता हूँ तुम अपने घर में खुश रहो। मैं ये भी चाहता हूँ ज़ोफ़ी की माँ की कमी महसूस ना हो। क्या ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं? इसने डैडी का जवाब जान लिया था। असफंद इसे पहले भी पसंद रहा था। अगर फरीद दरमियान में ना आती तो शायद इसकी और असफंद की कोई कहानी बनती। इसने जज्बातियत में हाँ कहने में देर नहीं की थी। यह मामला सिर्फ इसकी ज़िंदगी का नहीं था। असफंद ने कतियत से इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करना चाहता। इतने वाज़े इनकार के बाद वो इसे जाने नहीं दे सकती थी। इसे यकीन था वो इसके दिल में अपनी मोहब्बत का चमन उगा सकती है। वो इसकी पहली ख्वाहिश था। इसे यूं तो नहीं जाने दिया जा सकता था। मुझे कोई और बच्चा नहीं चाहिए। इस बात पर इसका दिल दुखा था। ये तो जज्बाती बातें होती हैं, इनके साथ ज़िंदगी थोड़ी गुजरती है। इसने मान ली ये शर्त और फिर ज़ोफ़िशा असफंद ना चाहते हुए भी जिम्मेदारी बन गई। मम्मा से बेजारी, फरी से नफरत, इस पर तुर्रा ये कि ज़ोफ़िशा शक्लो सूरत में फरी का परतो थी। इसकी आंखों का सब सुनहरी रंग और चेहरे के तीखे खद्दोखाल सब कुछ अभी से वाज़े दिखाई दे रहे थे। असफंद की इसकी ज़ात में अदम दिलचस्पी ने सोने पे सुहागा का काम किया। मैं इस बच्ची से खुदा वास्ते का बैर हो गया था। वो जानती थी इस बच्ची का कसूर नहीं, इसलिए इस पर तरस भी आता था। एक बार वो इसे चूमती तो 10 बार इसे अपने जख्मों का रफू करना पड़ता। वो हर महाज पर अकेली लड़ रही थी। इसके साथ जो हुआ, फिर असफंद की बेइतनाई, अच्छी ज़िंदगी के सारे ख्वाब अवाइल दिनों में चकनाचूर हो गए। डैडी की वफात इसके हालात की कब्र में आखिरी कील साबित हुई। ज़ोफ़िशा बड़ी हो रही थी। नुज़रत को चलती फिरती फरी नज़र आती थी। असफंद जिस तरह इसके नाज नखरे उठाता, इसे सब दिखाई देता तो इसके सीने पर सांप लौटते थे। अनजाने में मम्मा का किरदार अदा करने लगी थी। असफंद इसका बाप नहीं था जो अपनी बेटी की तरफ से आंखें बिल्कुल बंद कर लेता। ज़ोफ़िशा के साथ साथ इसकी नफरत अपनी माँ फरी के बाद असफंद से भी इस कदर बढ़ चुकी थी, इसे कुछ दिखाई नहीं देता था। वो असफंद के दिल में ज़ोफ़िशा के लिए नफरत और अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी। वो असफंद को एक और बच्चे के लिए राजी भी नहीं कर सकी। ये फरी थी, ज़ोफ़िशा थी, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी जहन्नुम हुई। और इस सारे हिसाब चुकाने का मौका कुदरत ने तैमूर की शक्ल में फराहम किया था। तैमूर डैडी के आबाई गांव से आया था। नुज़रत से चाहता था कि वो असफंद से कहकर इसको कहीं जॉब पर लगवा दे। इसने सबसे पहले तो इसके कागजात कब्जे में किए। मैं असफंद को तुम्हारे पेपर्स दिखा दूंगी ताकि तुमसे मिलने से पहले इसका जहन बना सकूं। तुम 2 दिन बाद आना। ये 2 दिन इसने सोचने के लिए लिए थे। गांव का होना उसके लिए शायद शर्मिंदगी का बाइस था। इसीलिए शहरी नजर आने के चक्कर में अजीब मज़हका खेज नजर आ रहा था। शॉकिंग पिंक शर्ट के साथ पीले रंग की पैंट में अजीब जोकर लग रहा था। इसे देखकर नुज़रत के दिल में जो पहला ख्याल आया वो इस पर सोचना चाहती थी। ये सोचना चाहती थी कि इसका मंसूबा किस हद तक काबिल अमल है। असफंद मुल्क से बाहर था और वबा की वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी, जो कि नामालूम मुद्दत तक बंद रहनी थी। ज़्यादा सोचने का तरद्दुद किए बगैर इसने एक जहरीला मंसूबा तश्कील दिया। 2 दिन बाद जब वो लड़का आया तो इसने अपना सारा जहर इसके सामने उगल दिया। मेरे असफंद के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसलिए मेरी वजह से तो तुम्हें नौकरी पर लगवाएगा नहीं। लगते भी हुए तो वो कहीं लगने नहीं देगा क्योंकि मैंने तुम्हारी सिफारिश की है। ओह, तो फिर मैं क्या करूं? बेवकूफ़ी से मुंह खोले पूछ रहा था। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या मुझे कहीं नौकरी पर लगवा सकती है? नहीं, ये मदद इस तरह की नहीं, बल्कि समझ लो तो मेरा काम करोगे। मैं तुम्हें इसके बदले में इतने पैसे दूंगी तुम अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सको। वो चाहती थी लड़का ज़ोफ़िशा की शक्ल में फरी को रोन डाले, फिर वो असफंद को बताए कि लड़कियों को ढील देने का नतीजा क्या होता है। असफंद को वो यही बताती कि लड़का ज़ोफ़िशा ने खुद बुलाया था। इसके बाद असफंद के लिए इसकी शादी से करके घर से निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं रहना था। शादी तो इसकी यूं भी असफंद कहीं ना कहीं कर ही देने वाला था। असफंद गैर मुल्की दौरे पर था। इस दौरान वो सारा खेल सरअंजाम दे सकती थी। सारे मामला बारीकी से तरतीब देते इसे एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा मामला इस तरह बिगड़ भी सकता है। ऐन वक्त वो मुकर गया था। मैंने बहुत सोचा है, मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। तैमूर ज़रूरतमंद था, गांव का सीधा साधा लड़का था, बेज़मीर नहीं था। इसके कागजात दोबारा बन सकते थे। वो जानता था इनके लिए जान इतने जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें इस सब बीच में छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। तुम्हें हर हाल में मेरी मदद करनी होगी। आपका मसला इस लड़की से जान छोड़ना है। अगर कुछ किए बिना इससे जान छूट जाए तो
कैसे, वो सरापा सवाल बन गई। मुकर्रर दिन इस घर पे पहुंचा जहां नुज़हत ने बिसात बिछाई थी। कैमरे की जद में आए बगैर घर में दाखिल होने का रास्ता नुज़हत ने इसे पहले ही समझा दिया था। इसने कुछ नहीं किया था, सिर्फ चंद बातें जो इसके और नुज़हत के दरमियान हुई थी। अपनी तरफ से इसने ज़ोफिशा को खबरदार कर दिया, तुम्हारी माँ ने भेजा है मुझे तो अपने लिए भी इस औरत पर एतमाद नहीं, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ यहाँ से। क्या मतलब? जवाबन इसने मुख्तसर सारी कथा क्या सुनाई। मैं कहाँ जाऊँगी मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ से अपने गांव निकल जाऊँगा और चंद दिन बाद आकर कह दूँगा तो मुझे नहीं मिली मेरे पापा, इनके आने तक कुछ नहीं बचेगा, मैं नहीं तो कोई और, वो सब या इससे भी ज़्यादा बुरा करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं बस आगाह कर सकता था, इससे आगे निमटना तुम्हारा अपना काम है। जाने के लिए मुड़ा तो वो भी इसके पीछे ही निकल आई। तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें किसी ने मेरे साथ देख लिया, मेरी ज़िंदगी अलग अजाब हो जाएगी। छोटे से बैग में कपड़े ठूंस दे, नकदी जेवरात रखने का मशवरा भी इसी ने दिया था। मुंह सर लपेट कर निकलो, कोई तुम्हें पहचान ना सके। किराए वगैरह के पैसे ले लो ताकि आसानी से कहीं दूर निकल सको। जो जो ले जा सकती हो ले जाओ, अपना फ़ोन यहीं ऑफ कर दो, वरना कल कला को ट्रेस हो गया तो क्या पता कोई मसला खड़ा हो जाए। इतने गरां कदर मशवरों के साथ इसने बड़ी महारत से इसका चेहरा छुपाने में भी मदद की थी। और ये वही रात थी जब वो फसीह हैदर को मिली थी। ईद का दिन रोज़मर्रा से हटकर बहुत उजला और चमकीला था। ज़ोफिशा के लिए तो रोए ज़मीन पर पहली ईद उतरी थी, और क्या ही ईद से ईद थी। नूरिया ने जी जान लगाकर ज़ोफिशा के सबसे लिए मंगवाए कपड़े सिलाई किए थे, और अम्मा समेत सब बहनों ने वही कपड़े पहने थे। किसी दर्जी ने अब्बा और फसीह के कपड़े नहीं पकड़े, वरना फसीह ने तो बहुत कोशिश की थी वो भी इसका पसंद किया लिबास पहने। खुद इसने वही सूट पहना था जो अम्मा ने रमज़ान से पहले लाकर नूरिया को सिलाई होने दे दिया था। मूंगिया सब्ज रंग की शलवार कमीज में इसकी गौरी रंगत दमक रही थी। कुछ खुशियों का अक्स था, मेहंदी से सजी कलाइयों में कांच की चूड़ियां भरी हुई थी। अम्मा ने बतौर ख़ास इसकी नज़र उतारी थी, तुम अभी तक ऐसे ही क्यों फिर रही हो। उन्होंने नूरिया को शमसा ने पुकारा तो और क्या करूं, अभी तक मेरा मौक़िफ़ लगने वाला और साथ वालों के घर सिवैयाँ भिजवाने का कह रही हूँ। अम्मा तुम तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही। वो तपी हुई थी तो किसने कहा था ईद तक सूट लटकाने को। जाओ जाकर अपने कपड़े देखो, मैं देख लेती हूँ यहाँ। इसके बाद पर नूरिया कमरे की तरफ भागी थी। शमसा बावर्ची खाने में दाखिल हुई, तभी वो पानी लेने आ गई। मुझे भूल ही गया आज रोज़ा नहीं है, कब से प्यास लगी है। ऐसे ही होता है, खुद मुझे कितने दिन तक यही वहम रहता है कि मैं रोज़े से हूँ। ईद मुबारक। बाहर अब्बा और फसीह ईद की नमाज़ पढ़ आए थे। 1 मिनट ये प्लेटों में निकालना, मैं ईदी लेकर आती हूँ। शमसा आनंद फानंद बाहर निकल गई। इसने ज़रा सा ओट में होकर बाहर झांका। सामिया अब्बा के बाजू से लटक रही थी। शमसा फसीह से बात कर रही थी, इसे पापा याद आए थे। पता नहीं इनकी ईद का रंग कैसा होगा। दिल के अंदर गहरी उदासी उतरी। फसीह ने नज़र उठाकर सब्ज़ परी को देखा था। किसी सोच में गुम इसके गुलाबी होंठ ज़रा से खिले हुए थे। बेसाख्ता इसकी निगाह गुलाब की बाढ़ की तरफ गई। तुम भी अब्बा से मिल लेती, तुम्हें भी ईदी मिलेगी। शमसा वापस आई तो इसके गाल खुशी से टिमटिमा रहे थे। वो सर नीचे किए खड़ी रही, खामोशी से निकलकर बाहर आ गई। पता नहीं क्यों दिल अचानक ही हर शय से उचाट हो गया था। जामन के तने से टेक लगाए जैसे सबसे छुप कर खड़ी हुई थी। अम्मा की आवाज़ देने तो खुद को संभाल चुकी थी। ये पहला दिन था जब इन पुरखुलूस लोगों के साथ होते इसका दिल वहाँ नहीं था। वो किसी तरह पापा को देखना चाहती थी, इनसे मिलना चाहती थी। रह रह कर इसे रोना आ रहा था। ये घराना ऐसा मेहमान नवाज था कि सारा दिन घर में मेहमानों से रौनक लगी रही, सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। वो नहीं चाहती थी कि इसके बारे में क्या बताया गया और क्या नहीं। इसलिए दोपहर में जब शमसा और नूरिया खुश असलूबी से मेहमान नवाजियाँ निभा रही थी, सामिया इसके पास कमरे में आकर बैठ गई। आप उदास हैं? इसका दिल नहीं चाह बच्ची को परेशान करने का। नहीं, बस ज़रा सर में दर्द है, मैं दबा दूं? अरे नहीं, हो जाएगा खुद ठीक, मैं खाना खाकर पेन किलर ले लूँगी। आप ये बताओ आज कितनी ईदी मिली? अभी गिनती नहीं किए, बरकत नहीं होती ना। ज़ोफिशा को इसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा था। आपको कितनी ईदी मिली? मुझे तो नहीं मिली, कंधे उचकाए थे। अब्बा ने भी नहीं दी। भाया तो ज़रूर देते हैं ईदी, उन्होंने भी नहीं दी। इसने बताया नहीं कि वो इनके पास गई ही नहीं। आपको पता है एक लड़की है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यारी है। हो ही नहीं सकता, मैंने तो असल में जो सबसे प्यारी लड़की देखी है वो आप है एक लड़की, अगर आपने देखनी हो तो मैं दिखा सकती हूँ।
सामिया कुछ देर पहले तो सोचती रही, इस बात में सर हिलाया, ठीक है आप दिखाएं, लेकिन फिर मैं बताऊंगी मुझे वो लड़की कितनी प्यारी लगी है। नहीं ऐसे नहीं होता ना, मुझे वो सबसे प्यारी लगती है। अगर आप ये कहो कि वो आपको कम प्यारी लगी तो मुझे बुरा लगेगा। अच्छा नहीं कहती। ज़ोफ़िशा ने इसे कंधों से पकड़कर शीशे के सामने ले जाकर खड़ा किया। एक बार तो इसने नासमझी से उसकी जानिब देखा, शर्मा कर वापस बेड पर जाकर बैठ गई। है ना सबसे प्यारी, मैं आपको प्यारी लगती हूँ? वो कुछ सोचने के अंदाज में पूछने लगी, सबसे प्यारी? और मेरे भाया? ज़ोफ़िशा का दिमाग भग से उड़ा था, सारा दर्द सर हवा हो गया था। चुस्ती से सीधी होकर बैठी, वो भला इस बात का क्या जवाब दे सकती है? मेरे भाई आपको प्यारे नहीं लगते? अच्छे हैं, क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? अच्छे तो बहुत हैं, आप अभी जानती नहीं हैं इन्हें। बस ये बताएं आपको प्यारे लगते हैं या नहीं? आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? वो भाया कह रहे, सामिया बेटी जरा जग में ठंडा पानी तो लेकर आ। किसी रहमत के फरिश्ते की तरह अब्बा ने इसे आवाज़ देकर बुला लिया। बात अधूरी रहेगी, फिर इस अधूरी बात को पूरा करने के लिए खुद आ गया। शाम का पहर धीरे धीरे सरक रहा था और रात का रेशमी अंधेरा फैलता जा रहा था। सारा दिन सूरज ने जी भर कर बदले लिए थे, यही वजह थी गर्मी आज पहले से ज्यादा थी। सारा दिन उछल कूद करने के बाद सामिया शाम की अजान से पहले सो गई थी और फिर अम्मा के उठाने पर भी नहीं उठी। वो घर पहुंचा तो अम्मा खाना गर्म कर रही थी। वो यकीनन कमरे में थी, सुबह से वहीं छुपी हुई थी। एक आधी अधूरी झलक के बाद सारा दिन दिखाई नहीं दी थी। और फसीह ने जो दिल के हाथों मजबूर होकर जिंदगी में पहली बारी ख्वाहिश की तकमील में चांदी के झुमके लिए थे, अभी भी इसकी जेब में रखे हुए थे। अम्मा इसकी आमद से बेखबर थी और इसी बेखबरी का फ़ायदा उठाकर चुपके से इसके कमरे की तरफ आ गया जो कभी इसका हुआ करता था। वो मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारकर आई थी और कंधे पर झूलते लॉन के दुपट्टे से चेहरा थपथपा रही थी। ईद मुबारक कहने वाले को ईदी मिलती है, आपसे दो लफ्ज़ तो कहे नहीं गए और गिला ये कि आपको ईदी नहीं मिली। सीने पर हाथ बांधे वो जैसे बड़ी फुर्सत से आया था। ज़ोफ़िशा की जान पर बनाई थी। पता नहीं इसने, सामिया की बच्ची ने इससे जाकर क्या कह दिया। मैंने इससे ये नहीं कहा था। और क्या कहा आपने मेरे बारे में? मैंने तो इसे कुछ भी नहीं कहा। आपने शायद कुछ कहा था। दुपट्टा सर पर डालते इसने आहिस्ते से जवाब दिया। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं चांद चुरा कर अपना आंगन सजा लूं। मैंने इसे कहा, आसमान का चांद आसमान पर प्यारा लगता है, अगर झील के पानी में उतर आए तो इसे अपना बनाने की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए। वो ना समझे और दिल भी। आखिरी बात तक इसकी धीमी आवाज़ मजीद धीमी हो गई। ज़ोफ़िशा का दिल कनपटियों में आकर धड़कने लगा था। 2 कदम आगे आकर इसने एक छोटी सी डिबिया ड्रेसिंग टेबल पर रखी। आईने में इन दोनों का अक्स बड़ी मुकम्मल तस्वीर बना रहा था। ईद मुबारक। इसने होंठ काटते अक्स को शीशे में छू कर वापस मोड़ गया। हो सकता है आँख की झीलों में उतरने वाली वो शबी जिसे आप चांद समझ रहे हैं, वो यहीं कहीं ज़मीन का कोई दिया हुआ काबिल रसाई भी। जाते जाते पलट आया था, अगर आप कहें तो मैं कोशिश करके देखूं। इसके लहजे में कितना इश्तियाक था। इसने पलकें उठाई। इसकी आंखों में जलते दियों की आँच से ज़ोफ़िशा फन मोम से बनी गुड़िया जैसी पिघलने लगी थी। बमुश्किल इसने इस बात में सर हिलाया था। मेरी ईद मुबारक करने का शुक्रिया, सरगोशी में कहकर बाहर निकल गया। ज़ोफ़िशा ने रुके सांस बहाल करते टिमटिमाते गालों के साथ वो डिबिया उठाई। इस रात जब वो सोने के लिए लेटी तो मुट्ठी में वो झुमके, आंखों में बहुत सारे ख्वाब थे जिनके धागे और बाहर सहन में तारों पर नजर जमाए इसे सोचते फसी से जा मिलते थे। अभी इन्हें मालूम नहीं था ख्वाबों की उम्र थोड़ी हुआ करती है। नुज़हत को लगा था ज़ोफ़िशा के जाने से उसके दिल में बरसों से जलती आग सर्द हो जाएगी। यह तो इसे पता ही नहीं था असफंद के सीने में भी कोई चिंगारी छुपी है जो बाहर निकलकर सबको तहस नहस कर देगी। इसने एक लम्हे के लिए भी नुज़हत की बात पर यकीन नहीं किया था कि ज़ोफ़िशा खुद घर छोड़कर गई है। मुझ पर एतबारनी CCTV फुटेज निकलवा कर देख लो। खुद गई है और कहाँ गई है मैं नहीं जानती। दुआ करो नुज़हत मेरी बेटी मुझसे सही सलामत आ मिले, वरना मैं तुम्हारा जो हशर करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। इसके अंदाज से टपकती सफाकियत से नुज़हत की रूह तक कांप गई थी। मैंने क्या किया है? तुमने जो करने की कोशिश की है मैं सब जानता हूँ। मैंने अपनी बेटी की तरफ से आंखें बंद नहीं रखी हैं। अगर इसके गायब होने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले करते हुए ज़रा सा भी अफसोस नहीं होगा। ये बात कहते असफंद को यकीन नहीं था वाकई ज़ोफ़िशा की गुमशुदगी में इसका कोई हाथ होगा। ये ठीक है वो इसे नापसंद करती थी, लेकिन इस हद तक वो नहीं गिर सकती।
कि इसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर सके। मेन गेट के सीसीटीवी में इसने ज़ोफिशा को खुद मुंह लपेट कर बैग लिए जाते देखा था। इसने पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया था, लेकिन इसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की थी। जाने वो पाताल की कौन सी गहराई में जा छुपी थी। जब वो हर तरफ से करीबन नाउम्मीद हो चला था तो अब इसका निशान मिला था। घर की मुलाजमा ईद की छुट्टियों में किसी अजीज के घर गई थी। वहीं इसने ज़ोफिशा को देखा था। पतली सी गली से गुजरते अपने साथ चलती लड़की से बात कर रही थी। जितनी देर में मुलाजमा ने इसकी आवाज़ चाल ढाल से इसे पहचाना, वो सड़क पर खड़े रिक्शे तक जा पहुंची थी। मैंने जी आवाज़ दी, ज़ूफी बीबी। इसने सुना ही नहीं, रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा वाला कोई जानने वाला लग रहा था। वो जी बस 1 मिनट में निकल गए। हाँ, ये बेहतर हुआ कि इसने रिक्शे का नंबर नोट कर लिया था और इसके बाद सब आसान था। बेड की साइड टेबल पर रखी असफान की तस्वीर पर नजरें जमाए नुज़हत जाने माजी के किस दरीचे को वाह किए बैठी थी। जब ज़ोफिशा ने असफान के साथ घर में कदम रखा था, वो वक्त इसके लिए यौम हिसाब था। वो अंदर तक कांप गई थी। आने वाले लम्हों का सोचकर तो वो फरी के बाद फरी की बेटी के सामने भी जलील और रुसवाई ठहरी। इस उम्र में जब बालों में चांदी छलकने लगी थी, क्या हो सकता था। लेकिन असफान की पहली बात ने इसे गर्दाब से निकाल कर सुनसान जजीरों पर ले जा फेंका था। मेरा दिल चाहा था मैं तुम्हें गोली मार दूं या तुम्हारा गला दबाकर रफ्ता रफ्ता तुम्हारी जान निकलने का मंजर देखूं। तुमने किस तरह जबरदस्ती की थी मुझसे शादी के लिए। मेरी मोहब्बत से मजबूर होकर तुमने खुद मुझसे शादी की ख्वाहिश की थी। हाँ, इस बात से बहुत कुछ याद आया था इसे, वो अजाब जो इसके छिन जाने पर इस घर पर आया था। रायगानी का दुख, एक जीते जागते वजूद की नफी कितना मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन वो शख्स बड़ी सहूलत से करता रहा था। वो इसे बुरा भला कहता रहा। आखिर में इसने इसे घर से निकल जाने का कहा। सारी उम्र इसके घर में बेवजह बेगार काटने के बाद अब इसे आज़ादी मिल रही थी। यही अगर वो शुरू में कर देता, शायद वो जिंदगी को किसी और नज़र से देख लेती। तुम्हारा घर है, मेरा क्या। मेरा जुर्म तुम्हारी अदालत में साबित हुआ और दुनिया की हर अदालत में यही फैसला होगा जो तुमने किया, जो तुमने मेरे साथ किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम सब एक ही नीच जात के निकले, कमज़फ। मैं भी तुम जैसी हूँ, फिर इस घर से मैं ही क्यों निकलूं। तुम भी मेरे साथ निकलो। उलझे बिखरे बालों के साथ खलाओं में नजरें जमा कर बोलती अपने हवासों में नहीं थी। तुम जानते थे मैं तुम्हें चाहती हूँ और आज मैं दावे से कह सकती हूँ मेरी ये चाहत एक तरफा नहीं थी। फिर वो फरी, वो तुम्हें पतंग बनाकर ले उड़ी, तुम इसके साथ चल दिए। तुम्हें तो मुझसे बेहतर मिल गई थी तो मुझे क्यों याद करते। लेकिन मेरे पास क्या था। हाँ, ये मेरी गलती कि फरी के बाद भी तुम्हारी मोहब्बत के पागलपन में तुमसे शादी कर ली। मुझे क्या मिला, मेरा क्या जुर्म था। लेकिन आज वो बड़े अरसे बाद इसी टूटी फूटी नुज़हत को महसूस कर रही थी जिसका दिल दुखा हुआ था। तुमने मुझे बहुत अजियत दी, कुछ नहीं दे सके तो मेरी गोद को सोना करने का हक किसने दिया तुम्हें। नहीं असफान, यहाँ नहीं। मैं रोज़े हशर तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी। अब इस दुख के साथ बदन पर उतरी खिजा की थकन भी थी। इसे इल्म ही नहीं हुआ, रोने लगी थी और अपने कमरे में आ गई। बिना आवाज़ कमरे का दरवाज़ा खोलकर ज़ोफिशा अंदर आई थी। इसके कदमों के पास बैठकर इसने नुज़हत के हाथ थाम लिए। मुझे नहीं पता फरी मामा कैसी थी। मैंने तो आपको देखा है मामा, और मेरे लिए फरी मामा आपसे ज़्यादा प्यारी नहीं है। आप मुझे क्यों नहीं अपनी बेटी समझ सकी। मुझे बताएं, इतने सालों में कभी आपको मुझ पे प्यार नहीं आया, कभी नहीं लगा मैं आपकी बेटी हूँ। नुज़हत को याद आने लगा था जब ज़ोफिशा छोटी थी, वो किसी वक्त इसे सीने से लगाकर रोया करती थी, इसका मुंह चूमती थी। वो कितना ही नाराज़ होती, ज़ोफिशा इसकी गोद से निकलने को तैयार ना होती। जब वो कुछ बड़ी हुई तो नुज़हत इसके सामने रो नहीं पाती थी। मामा आपको क्या हुआ, मेरी मामा को किसने मारा, मैं पापा से कहूँगी इसकी खूब पिटाई करें। खोट इसके अपने दिल में था। बच्ची क्या जानती थी, वही बच्ची आज इतना कुछ हो जाने के बाद एक बार फिर इसके सामने बैठी थी। वो और शिद्दत से रोने लगी थी। किस्मत ने इसके साथ जो किया, वो इसका जहर सूद समेत इस लड़की की जिंदगी में मुंतकिल करने वाली थी। फरी यहाँ भी जीत गई। नुज़हत का जहर दम तोड़ गया। वो लड़की मोहब्बत का आबे हयात बनकर इसके सारे जख्मों की मसीहाई कर रही थी। जो हो गया इसे भूल जाए। आपने मुझे बेटी नहीं समझा, मुझसे नफरत की, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती। मैं तो आपको माँ ही समझती रही थी। क्यों किया आपने ऐसा। वो जानते बूझते सब पूछ रही थी। नुज़हत के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस उम्र में खुद एहतसाबी सूदो ज़िया के हिसाब बड़े मुश्किल होते हैं। आंसुओं की रवानी में शिद्दत आ गई तो इसने ज़ोफिशा के सामने हाथ जोड़ दिए।
किसी भी शय का ख्याल जितनी राहत देता है, असफंद की मुसलसल तलाश से खौफजदा होकर वो जब ज़ोफ़िशां के इस घर में वापस आने का सोचती तो एक क़यामत का तस्वर जहन में आता था। लेकिन ज़ोफ़िशां के रवैये ने सारी कहानी बदल दी थी। वो हर वक्त नुज़हत के आसपास रहती, इसे मसरूफ़ करने की कोशिश करती। नुज़हत को इसकी कोशिशें समझ में आती थीं और इसने कभी इसे मोहब्बत का इजहार करने का इत्मीद ही नहीं दिया। मामा, अपने इस साल कोई सूट नहीं सिलवाया गर्मियों का, चलें कुछ शॉपिंग करके आते हैं। नुज़हत ने ना नहीं की थी। मोहब्बतें अनमोल होती हैं। ज़ोफ़िशां ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, इसे ख्याल ही नहीं आया। कपड़ों के बाद जूते, हैंडबैग, ज्वेलरी, कितना कुछ वो खरीदती चली जा रही थी। मैं इस उम्र में ये सब क्या करूँगी? मुझे ना कहीं जाना होता है तो आप जाया करें ना। पापा से कहूँगी आपको कहीं लेकर जाएं, या ऐसा करें वबा की सूरत हाल बेहतर होती है, कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। असफान की ख्वाहिश दिल से निकल गई थी और वो जिंदगी से पिछले कुछ दिनों से इसका ताल्लुक सरसरी बात तक ही रहा था। नुज़हत अब इसी सुकून से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। इसे समझ आ गया था कैसे औरतें तलाक के बाद या शौहर के गुजर जाने के बाद अपने बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजार देती हैं। आज वो दावे के साथ कह सकती थी, ये लड़की कुदरत ने इसे दी थी। वो हकीकी मायनों में खुश थी कि कुदरत ने इसे तलाफ़ी का मौका दिया था। इन्हें गाड़ी से निकलता देखकर असफान देख लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया। सालों पहले जब कॉलेज में नुज़हत की और इसकी दोस्ती हुई थी, इन दिनों भी वो खुलकर नहीं हंसती थी। और वो इसके बाद ज़िंदगी ने और ख़ुद इसने जो नुज़हत के साथ जाने अनजाने में किया, इसने कभी इसे मुस्कुराते भी नहीं देखा था। कुजाय से खुलकर हंसते देखना। वक्त की नकोश साजी अपनी जगह, चंद एक दिन में इसका चेहरा बदल गया था। बहारों ने बड़ी देर कर दी थी इन लबों पर गुंचे खिलाने में। आने वाले दिनों में इसने घर के दरों दीवार तक में तब्दीली महसूस की। अब इस घर में दबी दबी हंसी गूंजती थी। टीवी पर चलने वाले ड्रामों के औकात में खसूसी तौर पर नशिस्त होती थी। ऊंची आवाज़ों में तबसरे होते थे। ये कौन सी हवा थी जो सब बदलती जा रही थी? ज़ोफ़िशां इसके पास भी बैठती थी, इसकी बेटी थी, लेकिन आजकल मालूम नहीं क्यों वो नुज़हत की ज़्यादा सगी लगने लगी थी। जो भी था, ज़िंदगी अब इतनी खुश्क नहीं लगती थी। यूं जैसे ताज़ा हवा का झोंका बरसों बाद किसी वीराने में खुशबुएं भर दे। वह आखिरी रात असा पर बहुत भारी थी, जिसकी सुबह फरी ने सी सेक्शन के लिए जाना था। असफान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसे लग रहा है सूरज की तरह मेरी सांसें डूब रही हैं। हर थोड़ी देर बाद वो ज़रा से रद्दो बदल के बाद यही बातें कर रही थी। कुछ नहीं होता यार, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हें पता है कितनी सारी ख़वातीन तो अपनी मर्जी से इस तरफ चली जाती हैं। खुद भी डरा हुआ था, इसे हौसला भी तो देना था। तो मैं एक बात बताऊं, भला मुझे किस शय का खौफ है? मुझे नुज़हत की खामोशी से खौफ आता है। इसकी आंखें बड़ी गहरी लगती हैं। मैं सच कहती हूँ, मैं इसलिए तुम्हारी जानिब नहीं आई थी कि तुम्हें इससे छीन सकूं। मैं तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं मुझे देता था। अगर तुम मुझे ना मिलते तो मैं मर सकती थी। शायद तुम भी ये बात ना समझ सको, लेकिन नुज़हत तो बिल्कुल नहीं समझ सकेगी। मैंने इसकी ज़िद में तुम्हें अपनाया, वो ये जानती है। वो इसे पहले ही बहुत कुछ बता चुकी थी। असफंद के लिए अपने जज्बात, बिना किसी लगी लिपटी नुज़हत का सौतेला होना और अपना रवैया, इसने कुछ नहीं छुपाया था। वो ऐसी ही थी, साफ गो और अपने भले बुरे को ऑन करने वाली। खुद असफंद चूँकि नुज़हत के साथ अभी ताल्लुकात के आगाज़ पर था। नुज़हत एक जंगल जैसी थी, अंदर ही अंदर बहुत सारी खूबसूरतियों से माला माल, लेकिन इन खूबसूरतियों की तलाश में निकलना पड़ता था। यहाँ वो खुद को तसल्ली दे लेता कि इनके दरमियान कोई कमिटमेंट नहीं थी। मैं इससे बात करना चाहती हूँ, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो जानबूझकर किया, जो अनजाने में हो गया। घर फ़ोन मिलाकर मम्मा से कहना इससे बात करवा दें, और रिसीवर उन्होंने फरी को थमा दिया। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इसके बाद तुम चाहो तो फ़ोन करूँगी, वरना नहीं। इसके बाद वो नहीं बोली, कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं, कुछ अच्छा बुरा नहीं। इस मुख्तसर कॉल के कटने पर इसने रिसीवर क्रेडल पर डाला, आंखें बंद करके लेट गई। वो कहती है कि मैं इसके लिए मर चुकी हूँ और ये कि मुझे मर ही जाना चाहिए। असफान को गुस्सा आया था इसकी बात पर। वो इसी वक्त फ़ोन करके इसे खरी खरी सुनाना चाहता था। और जब अगले दिन ऑपरेशन थिएटर में इसके सारे खदशात सच हो गए तो इसने नुज़हत से जी भरकर नफरत महसूस की थी। इससे शादी करने का सोच भी नहीं सकता था। जैसे वो इसके सामने आई थी, आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से बात करती, वो ज़ेर हो गया था। इनमें से कुछ भी इसके अख्तियार में नहीं था। फिर जो हुआ होता चला गया, बिना किसी मनसूबा बंदी के। फरी के साथ वो था, जबकि नुज़हत अकेली थी, हर तरह से अकेली। इसने ज़ोफ़िशां को सूजी हुई आंखों के साथ इस टोरनुमा कमरे के बंद दरवाजे के बाहर बैठे हुए देखा था।
मामा मैं यहाँ हूँ, आपके पास हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं दुआ कर रही हूँ ना आपके लिए। अब मैंने हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार किया है, बिल्कुल हमवार लहजे में कहा। यह दिल का मामला था। इसके दिल का कुफल भी खुल चुका था। मास्टर की से ताला खोलकर वो इस कमरे में चला गया। कुदरत ने 2 बार हमें मौका दिया, लेकिन हमारे मुकद्दर में एक साथ जिंदगी गुजारना नहीं लिखा था, शायद एक साथ मरना लिखा हो। कमरे के किसी कोने में रखा हुआ दिया जैसे पूरे कमरे को मध्यम ही से ही रोशनी से भर देता है। ज़ुल्फ़िशा की मौजूदगी ने भी घर को ऐसे ही भरा हुआ था। वो किसी आसमान का चांद थी। सब महसूस कर सकते थे इसके माँ बाप को देखकर, लेकिन इसके बाप को देखकर फसी हैदर को कोई तशबीह नहीं सूझी। ज़ुल्फ़िशा को इस जैसे बावकार शख्सियत के मालिक इंसान की बेटी होना ही था। इसका जाना इस घर पर ऐसा सानिया था कि कितने दिन तक दरवाजे पर आई पुलिस से होने वाली बदनामी का ख्याल तक नहीं आया था। मोहल्ले वालियां अम्मा से पूछती थी, वो तेरे किसी भाई की बेटी नहीं थी, तो उन्हें झूठ बोला जुबैदा। और अम्मा को मानने में कोई यार नहीं था। ऐसे सच का क्या करना, किसी की इज्जत या जिंदगी को खतरे में डाले। ऐसा सच तो फसाद हुआ ना। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने कर लिया। वो मुतमईन थी। दरवाजे पर बाप को देखकर जो इसकी हालत हुई थी और जैसे वो जाकर बाप से लिपटी थी, इनके कलेजे में ठंड पड़ गई थी। रब किसी धी पुत को माँ बाप की ऐसी जुदाई ना दिखाए। जाने वाली ऐसी गई, इनका घर खाली कर गई थी। फसी हैदर के लिए सारे मौसम 2 हिस्सों में बट गए थे, जब वो यहाँ थी, जब वो यहाँ नहीं थी। एक हिजर का मौसम, एक तेरी याद का मौसम। मिलते हैं तो बन जाता है बरसात का मौसम। जिंदगी का शऊर कहता था कोई किसी के बगैर नहीं मरता। लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है, सब ठीक है। लेकिन ये हकीकत भी जानता था जिंदगी के मायने भी नहीं रहते। वो जाकर भी वहीं थी। इसके जाने के बाद ये दूसरी ईद गुजरी थी और अम्मा अभी तक बात बात पर इसे याद करती थी। इतना सोना कुरान पढ़ने लगी थी, इतने शौक से, तो आज तक मेरी अपनी औलाद ने ना पढ़ा। जितनी चाह से वो कलाम पाक खोलती थी। बड़ी भोली मासूम रूह थी। जहाँ भी हो अल्लाह इसे खुशियाँ दे। नूरिया इसे इसके कपड़ों को याद करती। ईद के बाद इसने मुश्किल से इसका दिया सूट 2-1 बार पहनना था, और पिछली ईद तक तो अम्मा भी मुंतजिर थी कि शायद वो आए। इसे नहीं आना था, सो वो नहीं आई। जिंदगी इनके लिए यहाँ रुकी नहीं थी। फसीह की सरकारी नौकरी लग गई थी। दफ्तर में काम ज़्यादा नहीं था, इसलिए बड़ी आसानी से इसने शाम के क्लासेस में MBA के लिए दाखिला ले लिया था। सहन का एक हिस्सा पक्का हो गया था। बावर्ची खाने को बाकायदा बनवा लिया गया था। बज़ाहिर सारे मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन सब जानते थे कहीं कुछ कमी है, बल्कि जानते थे किसकी कमी है। सामिया छोटी थी लेकिन बेझिझक इससे बात करती। ईद का 3रा दिन था। फसी जामन के दरख्त के पास चारपाई पर लेटा हुआ था। ईशा की अजान होने वाली थी। सामिया आकर इसके पास बैठ गई। मैं एक बात सोच रही थी भाया। हाँ बोलो। वो एक थी, फिर भी हम सब इसकी कमी महसूस करते हैं। आज भी इसे याद करते हैं। हम इतने हैं, क्या वो भी हमें याद करती होगी? भूलता तो कोई भी नहीं है। याद करने के अंदाज बदल जाते हैं, मायने बदल जाते हैं। दिल में दर्द की एक लहर उठी थी। कितना मुश्किल होता है खुद को ये बताना, कहीं हम अहम नहीं रहे। इसका क्या मतलब हुआ? हथेलियों के प्याले में चेहरा रखे पूछ रही थी। तुम्हें याद है कुछ साल पहले जब हम अब्बा के दोस्त के गांव गए थे, तुम इनकी बकरी का बच्चा लेने के लिए मचल गई थी। सामिया को हंसी आई। याद है, ये भी याद है अम्मा के मना करने पर भी मैं कितना रोई थी। वो बकरी और इसकी मोहब्बत याद है। इस सवाल पर सामिया चुप रह गई थी। हम भी कहीं ना कहीं से याद होंगे, और वो इन दिनों को याद करके जाने हंसती हो कि क्या दिन थे जब इस कच्चे मकान में से रहना पड़ा। यही सोच और यही बातें थी जो फसी को इसकी जानिब कदम बढ़ाने से रोकती थी। मजबूरी में अगर इसे चंद दिन यहाँ रुकना पड़ा, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो हंसी खुशी सारी जिंदगी यहाँ गुजारने पर राजी हो जाएगी। मजबूर और आज़ाद शख्स के फैसलों में फ़र्क होता है। फसी के पास था ही क्या? चंद चोर निगाहें, चंद झींपी हुई मुस्कुराहटें और जुगनू जैसे चंद अल्फाज। वो कैसे इसकी तलाश में निकलता कि जुगनू इसे मंजिल तक पहुंचा भी देते, तो इस बात की क्या जमानत थी कि आगे मिलने वाली की मर्जी अभी भी वही होगी जो इस वक्त यहाँ थी। जब इसका बाप इसे यहाँ से लेकर गया था तो इसने अपना कार्ड दिया था। मैं आपका मकरूज़ हूँ और ये कर्ज किसी तरह भी अदा नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर आप लोगों के किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ एक बार तो मुझे खिदमत का मौका ज़रूर देंगे। वो कार्ड अभी भी इसके वॉलेट के किसी खाने में मौजूद था। नहीं था तो यकीन, इसे एक बार तो मुड़कर देखना चाहिए था। इसने शायद भुला दिया था, और जो भूल जाना चाहिए, इसे भूलने की आसानी देने से अपने लिए आसानी होती है।
सितंबर के बेरौनक दिनों में यूनिवर्सिटी से वापसी पर घर नहीं गई थी, इन रास्तों को खोजने लगी थी। जहाँ कभी मंजिल का शाइबा महसूस हुआ था, मिटियाले सी दिनों में भी तपिश जागती थी। पिछले हफ्ते मामा बता रही थी कि पापा के एक कारोबारी दोस्त इसके रिश्ते के लिए घर आना चाहते थे। जल्द या बदेर ये वक्त आना ही था। इसे लगा जैसे ये सब अचानक हो गया। मामा ने इससे पूछा था, तुम्हारी कोई पसंद है तो बता दो, नहीं तो इन्हें बुला लें। बहुत चुप बैठी रही। पापा ने कितनी बार इससे कहा। जब नुज़हत ने मुझे कहा कि तुम किसी लड़के के लिए घर छोड़ गई हो, तो मैंने कहा ज़ोफ़िशा मेरी बेटी है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अब मालूम नहीं ऐसा कुछ से इनकी क्या मुराद थी। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह सकी, कहती भी तो किस बल पे। इतना वक्त गुजर गया, इनमें से कोई इसके पीछे नहीं आया। यहाँ आने के बाद कितना वक्त तो इसे सब सेटल करने में लग गया। एक और बात भी थी, अम्मा ने एक बार इससे कहा था, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास बस इज्जत ही है, हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम हमें बेइज्जत ना करना। इनके दरवाजे पर पुलिस का मतलब वो समझती थी। फिर जब वो इस घर से बाहर निकली तो इर्द गिर्द लोगों का हजूम तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। वो इन्हें बेइज्जत करके आई थी। वो कैसे इनके पास वापस जा सकती थी? अब इतना वक्त गुजर चुका था, जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। हो सकता है इनकी जिंदगी का वो बाब ही बन गई हो, जिसे कोई भी दोहराना न चाहता हो। एक से बढ़कर एक अंदेशे थे। तब इसने मामा को बताया था, हो सकता है तुम्हारी अमारत से मुतासिर होकर। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। मेरा बैग, इसमें ज्वेलरी थी और कैश भी। इतने दिन वहाँ रखा रहा, किसी ने देखा तक नहीं। और वो इस तरह के लोग नहीं हैं। तुम्हें लगता है जिस तरह के वो लोग हैं तुम वहाँ खुश रह सकोगे? इसने एक रात में गर्दन हिलाई थी। तो फिर तुम खुद वहाँ जाकर देख सकती हो, वहाँ तुम्हारी जगह है भी या वो मुँह बांध कर चुका है। फिर वो लौट आई थी इसी लिबास में जो इसे अम्मा ने ईद पर बनवा कर दिया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होने में एक झिझक माने थी, लेकिन जब वो अंदर दाखिल हुई, इसे पता चला इस घर में वक्त रुक रुक कर चलता था। अब भी सब वहीं पर ठहरा हुआ था। घर में आने वाली छोटी छोटी तब्दीलियों से कतई नजर। घर वाले सब वैसे ही थे। एक बार फिर इस घर के मकीनों ने इसे खुशामदीद कहा था और पहले से ज्यादा गर्मजोशी से इसे गले लगाया था। वो सहन में जामन के पेड़ तले बिछी बांध की चारपाई पर बैठी थी। शम्सा और नूरिया तो ऐसे मिली थी जैसे सगी बहन हो। हम सब ने बहुत याद किया तुम्हें, हमें लगा तुम हमें भूल गई हो। अम्मा ने तो पिछली ईदों पर आपके लिए सूट भी बनवा कर रखे थे। सामिया के कहने पर अम्मा ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा था। इस ईद पर भी बनवाना है, मुझे पता था मेरी बेटी आएगी ज़रूर। इसे लगा ही नहीं वो कभी वहाँ से गई भी थी। शम्सा और नूरिया के साथ मिलकर इसने खाना बनाने में मदद की थी। ध्यान सारा इसकी तरफ था, जिसका किसी ने नाम तक नहीं लिया था। थोड़ी देर बाद आराम का बहाना कर किसी कमरे में चली आई थी जो कभी इसके इस्तेमाल में रहा था। सब कुछ वैसे का वैसा था, यहाँ तक कि जब बिस्तर पर बैठी तो खिड़की की सिलाखों में अभी तक इन निगाहों का लम्स मौजूद था। आईना देखकर इसे लगा वो कितने वक्त से किसी कदीम कहानी के किरदार की तरह इसमें मुक़य्यद है। इसने सोच लिया था इसे यहाँ से कहीं नहीं जाना था। फसी हैदर के पास दरवाजे की चाबी थी, लेकिन इसे अच्छा लगता था जब इसकी दस्तक पर बहनें भागी आती थी। सामिया ने दरवाज़ा खोला। हमेशा की तरह रुक कर हालचाल पूछने के बजाय फौरन बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। ज़रा की ज़रा हैरत हुई थी, फिर बावाज़े बुलंद सलामती भेजने के बाद अम्मा और अब्बा के पास कमरे में चला गया। जब मेरा पुत्र, पहले कपड़े बदल ले, पानी पी, फिर खाना खाते हैं। वो इनके पास से उठकर कमरे में चला गया। खुले दरवाजे पर नीला जालीदार पर्दा पड़ा हुआ था और ज़ीरो पावर के बल्ब के साथ कमरे का पंखा चल रहा था। वो ज़्यादा हैरान हुआ था कि घर में कोई भी इतना लापरवाह तो नहीं था। कमरे में दाखिल होते इसने गले से टाई निकाली और साथ ही बत्ती जला दी। गुजरे सालों में इसने कितनी बार इसे यहाँ इस घर में, इस कमरे में चलते फिरते हुए तसव्वुर किया था, लेकिन ये तसव्वुर कभी इतना मजबूत नहीं हुआ कि मुजस्सम दिखाई दे। वो आईने के सामने खड़ी थी। एक झुमका कान में था, दूसरा वो हाथ से नीचे गिरा बैठी थी। ज़ोफ़िशा ने वो झुमके बैग में रखे थे। अब वो पहनकर चेक करने लगी थी। अगर वो इसे इन झुमकों में देखे तो वो कैसी लगेगी। और वो टाई हाथ में पकड़े हैरत से इसे तक रहा था। ज़ोफ़िशा ने पहली बार इसे पैंट शर्ट में ऐसे तैयार देखा था। बाल कुछ कुछ बिखरे हुए थे। इसके चेहरे पर इश्तियाक, गैर मुतवक्के खुशी के अक्स इतने प्यारे थे कि वो देखती चली गई। नज़र लगा देंगी आप, मुस्कुराते धीमे लहजे में कहते आगे बढ़ा तो ज़ोफ़िशा की निगाह खुद झुक गई। नीचे बैठकर इसने झुमका उठाया। ज़ोफ़िशा ने झुके सर के साथ हाथ इसकी जानिब बढ़ा दिया। क्या? वो अनजान बना पूछ रहा था। मेरा झुमका।
जिस मान से इसने मेरा झुमका कहा था, फसी हैदर का दिल झूमने लगा था। तो ये मामूली से झुमके इसने यूं ही तो संभाल कर नहीं रखे थे। पहले मेरी चीज़ें लौटाइए जो जाते जाते यहाँ से ले गई थी। ये झुमके मेरे हैं, ये तो वापस नहीं मिलेंगे। और मेरा सुकून। धड़कने मुंतशिर करता गंभीर लहजा ज़ोफिशा के गालों पर लाली बखेर गया। इतना अजीज था तो तलाश में निकलते, अब नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, करें वादा। बड़ी बलजस्तगी से जवाब दिया था। फसी खुलकर हंसा था और इसके लबों पर भी शर्मगी मुस्कुराहट दौड़ गई। वादा, ये झुमका मैं खुद इस वक्त पहनाऊंगा जब मुझे हक हासिल होगा, तब तक ये मेरे पास रहेगा। डन करें। और ये झुमका नहीं था, ये पहले फसी का दिल था जो वो ले गई थी और अब ज़ोफिशा के वजूद का हिस्सा था जो फसी ने रख लिया था। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने को था। ज़ोफिशा ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि अम्मा इत्काफ में बैठने वाली हैं, इसलिए वो दोनों ज़ोफिशा की ईदी देने जा रहे थे। इस रिश्ते में नुज़हत का बड़ा हाथ था। इसफंद हिचकिचा रहा था। मैंने देखा है वो घर और वो लोग, वहाँ कोई आसाइश नहीं, उल्टा ढेरों परेशानियों से वास्ता पड़ सकता है। सच बात तो ये कि वो बेयकीन था। ये बड़े बचपने की बात लग रही थी और वो बेवकूफ़ी भी थी। मैं आसाइशों वाले घर में रहकर भी खुश नहीं रही, और तुम भी। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे दरमियान मोहब्बत नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और ये कोई वक्ती कशिश नहीं। 3 साल हो चले हैं, वक्ती मामला होता तो ख़त्म हो जाता। इनका तो राब्ता भी नहीं था। अब ये ज़िंदगी हमारी नहीं है, इसे हमारी ज़िंदगी पर इतना तो हक मिलना ही चाहिए। बात जो भी थी, ये इसका लहजा था जिसमें ठहरे हुए सुकून ने असफंद को पुरसुकून कर दिया था। उम्र के इस हिस्से में से नुज़हत के दुख का एहसास हुआ था। अब भी लाइट ब्राउन जदीद तर्ज की शलवार कमीज पर दुपट्टा सलीके से कंधों पर फैलाए बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। वक्त के सारे सितम सह लेने के बाद भी अपनी उम्र से कहीं कम नजर आती थी। शीशे के सामने खड़े होकर अपना तनकीदी जायजा लेते हुए इसने असफंद की निगाहों का खुद पर रुकना महसूस किया था। इन निगाहों में एक ताज्जुब आमेज एहसास था और कुछ सताइश भी। मेरा परफ्यूम तो निकाल दो। जानबूझकर वो इसे अपने छोटे छोटे कामों में उलझाता था। नुज़हत ने इसका पसंदीदा परफ्यूम निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। जाने के लिए मुड़ी, इसने नरमी से इसे कलाई से पकड़कर रोका, अपने ऐन सामने खड़ा कर लिया। वक्त लम्हे सैले रवां में खसो खाशा की मानिंद बहते, कभी ख्याल ही नहीं आया कि एक तुम्हें अब सोचता हूँ तो कॉलेज के ग्राउंड में घास को नरमी से सहलाती लड़की ही याद आती है। मुझसे बहुत कुछ गलत हुआ, शायद हुआ है गलत, लेकिन इसमें अकेला ही कसूरवार नहीं था, तुम्हारे रवैये का भी दखल था। ज़ोफिशा के साथ तुम्हारा जो रवैया था, इसने मेरे दिल में तुम्हारी जगह बनने ही नहीं दी। जब जब मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ने की कोशिश की, तुम कोई ऐसी बात कर देती कि मेरे जज्बात सर्द पड़ जाते। मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका, बस ज़ोफिशा के सिलसिले में कभी तुम पर एतमाद नहीं किया। फिर तुमने साबित कर दिया कि मेरी सोच गलत नहीं थी। तुमने मौका मिलते ही ज़ोफिशा के साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी करते हो 100 बार सोचता। लेकिन शायद ये मेरे इस जुल्म का रद्द अमल था जो मैंने तुम्हें माँ बनने के हक से महरूम करके किया। असफंद गलत नहीं कह रहा था, गलत वो भी नहीं थी। इसने हसद नफरत के जज्बे ही पाए, वही लौटा दिए। इसने नफरत को नफरत से शिकस्त देना चाहिए। अगर वो नफरत को मोहब्बत से शिकस्त देती, शायद आज खाली हाथ ना होती। असफंद ने इसे माँ बनने के हक से महरूम रखा। इसने भी औलाद का दुख देना चाहा, लेकिन अब यह सब सोचना बेकार था। अब दोनों उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुके थे। कुदरत ने जो कुछ मुकद्दर में लिखा था, इसे भुगत चुके थे। मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की, अपने जज्बों का इजहार वाजे ना कर सकी तो मुझे ना समझ सके, वरना मेरी एक मोहब्बत भी काफ़ी हो सकती थी। बहरहाल अब चलो, ज़ोफिशा इंतज़ार कर रही होगी। मौसम बड़ा खुशगवार हुआ था। आसमान पर बादल थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। नुज़हत और असफंद के जाने के बाद ज़ोफिशा अपने हिस्से का काम निपटाकर कमरे में आई तो फसी अभी मस्जिद से नहीं आया था। वो नुज़हत और असफंद की लाई चीज़ें ठिकाने पर रखने लगी। जिंदगी में सब प्यारा था, लेकिन एक गिरह दिल में मामा और पापा के हवाले से हमेशा तकलीफ देती थी। बज़ाहिर मुस्कुराते, एक दूसरे से बात करते, वो कोई मुतमईन खुश जोड़ा दिखाई देते थे। ज़ोफिशा जानती थी सब कितना मसनूई, कितना झूठा है। दुआएं पूरी होती हैं। इस रात सोने से पहले फसी से पूछ रही थी और फसी को वो लड़की याद आ गई थी जिसे दिल ने एक बार देखकर दोबारा देखने की ख्वाहिश की थी, और इस ख्वाहिश ने इसे कितना थकाया था। मेरा तो ईमान है, दुआओं के साथ जो ख्वाहिशें हों वो भी बिना कहे मिल जाती हैं। इसे सब मिल चुका था। इसका मोहब्बतों से चूर लहजे में यही कहना बनता था। आप तो यही कहेंगे। तो फसी ने इसे अम्मा की निगाह के फ़लसफ़े से लेकर इस लड़की के बीवी बनने तक का किस्सा सुनाया था।
वो हैरत से दम बखुद बैठी थी। तुम्हें देखकर दिल में शोला सा लपका था, लेकिन इस शोले से खुशियों का गुलजार बनने में जो वक्त लगा, इसे प्रोसेस का नाम दिया जा सकता है। दुआ करने और कबूल होने का दरमियानी वक्फा कभी ये मुख्तसर होता है, कभी तवील। और ज़ोफ़िशां फसी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। नुज़हत और असफंद के लिए वक्फा तवील हो गया था। वो इनके लिए दुआ कर सकती थी। एक माफ़ी, एक तौबा या दरगुजर का कोई एक लम्हा कभी कभी सारे ज़ख्मों का मरहम बन जाता है। और आने वाली रुतों में खुशियों के खिलने वाले गुलाबों का बीज भी इसे दुआ करनी थी कि नुज़हत मलाले रफ्तगा में मुब्तला रहने के बजाय ज़िंदगी के दामन से अपने हिस्से की खुशियाँ इकट्ठी कर सके। अभी इसे मालूम नहीं था कि चांद रात को जब असफंद इसे उम्रे पर जाने की खुशखबरी सुनाएगा। और आने वाले सालों में इनकी किस्मत में ऐसे दिन भी होंगे जब वो ज़ोफ़िशां के बच्चों को घर रहने के लिए लाएंगे। और नुज़हत एक बार फिर ज़िंदगी की थकन भुलाए इनके मनपसंद खाने बनाएगी। उन्होंने ज़िंदगी में मुश्किलात के सिवा देखा ही क्या था। अभी तो किस्मत ने इनकी सारी बहारें इन्हें लौटानी थी। अभी वो वक्त थोड़ा दूर था, तब तक ज़ोफ़िशां को सिर्फ दुआ करनी थी। इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम हुआ। अगले नावल तक के लिए कौसर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।